एनालॉजीज को क्रैक करने का एक आसान तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि आपके पास जो गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, आपने सबसे पहले उनका गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स का आपने रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश करना है। सम टाइम वो एक दूसरे का कॉज और इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो दे कैन बी कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वन अनदर। वो एक दूसरे के एंटोनिम्स हो सकते हैं, यानी रिलेशनशिप जो गिवन वर्ड्स के बीच में है, दे कैन आइदर बी कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वन अनदर, इस तरह का पेयर हो सकता है। दे कुड बी एंटोनिम्स ऑफ वन अनदर, दे कुड बी सिनोनिम्स ऑफ वन अनदर, राइट। वो एक दूसरे का सिनोनिम्स हो सकते हैं। समटाइम्स कलेक्टिव वर्ब्स होते हैं या कलेक्टिव सॉरी नाउन्स होते हैं वो एक दूसरे का, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जिस तरह अगर एक एनोलॉजी है ट्रक रेशो फ्लीट है, तो ग्रुप ऑफ ट्रक्स को आप फ्लीट कहते हो। तो इस तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास एनोलॉजीज के अंदर गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स में होती है। सो आफ्टर कंसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, आप क्या करते हो कि जो राइट चॉइस आपके पास फ्रॉम द एमसीक्यूज बनती है, चॉइसेस बनती है, आप उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो गिवन पेयर ऑफ एनोलॉजी है दैट इज डिफंक्ट लाइफ, राइट। एंड सबसे पहले आप क्या करोगे कि इनका जो रिलेशनशिप है आप इसको जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। देखिए डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ हो कि जो कि आप ये कह सकते हो कि अब फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, इट्स नॉट फंक्शनिंग एनी मोर, डेड हो चुकी है, लाइफलेस हो चुकी है, आप उसको ये भी कह सकते हो कि लाइफलेस हो चुकी है। सो डिफरेंट का मतलब क्या है कि एक चीज़ स्टॉप हो चुकी है, सीज हो चुकी है, इन अदर वर्ड्स। लाइफ क्या होती है? लाइफ तो चलते रहने का नाम है, कहते हैं ना जिंदगी चलते रहने का नाम है। सो लाइफ क्या है आपके पास के व्हेन somebody इज अलाइव, वो या एक चीज जो है वो लाइफ कहीं पे है, तो वो क्या है? वो उसका ऑपोजिट है, डिफरेंट का ऑपोजिट है। देखें डिफरेंट वन पेयर ऑफ एनालॉजीज आर एंटोनिम्स ऑफ वन अनदर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द पेयर ऑफ वर्ड जो कि इसी से मिलता जुलता हो, जो कि एक दूसरे का एंटोनिम हो, एंड दे शुड बी क्लोजर टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। सो स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जाना, रुक जाना, टू सीज, राइट। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है मोशन का मतलब। तो नेक्स्ट आपके पास चॉइस है ऑर्डरली पैटर्न। ऑर्डर का मतलब भी क्या है कि चीजें अरेंज हुई हुई हैं, पैटर्न वाइज भी दे हैव अ क्लियर अरेंजमेंट, राइट। एरिड मींस ड्राई, डेजर्ट्स भी ड्राई होते हैं, ठीक है, डेजर्ट के अंदर बारिश वगैरह तो नहीं होती, दे आर ड्राई, बैरन होते हैं यूजली वो, ठीक है। ओबीस एंड वेट, सो ओबेसिटी भी आपको पता है कि कोई अगर फैट है तो आप उसको ओबीस कहते हो। वेट का मतलब ये है कि वेट गेन कर लेना। So the given pair of words, they were antonyms of one another, and they were representing seasoness and life, right। तो किसी चीज का सीज हो जाना और लाइफलेस हो जाना, या फिर लाइफ, they were antonyms of one another। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टैग्नेंट एंड मोशन, राइट। सो नेक्स्ट एनालॉजी इज नाइफ एंड चॉपर। सो मैंने आपको बताया कि सम टाइम दे आर कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वन अनदर, दे कुड बी यूज ऑफ वन अनदर। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि पेयर ऑफ वर्ड दे कुड बी कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वन अनदर। एंटोनिम्स हो सकते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे वर बोथ एंटोनिम्स ऑफ वन अनदर। सिनोनिम्स हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, फिर पर्पस भी हो सकते हैं। सो अनदर थिंग इज कि जो है वो पर्पस भी हो सकते हैं, सिमिलैरिटीज भी उनके बीच में, प्रॉपर्टीज के बीच में जो है वो हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं नाइफ एंड चॉपर की, सो बोथ आर यूज्ड फॉर कटिंग थिंग्स, राइट, दे आर यूज्ड टू कट। सो वॉकिंग फिटनेस, वॉकिंग का तो इफेक्ट है कि इफ यू विल वॉक तो उसका इफेक्ट है कि यू विल रिमेन फिट। स्विम, फ्लोट, ये तो एंटोनिम है एक दूसरे का, ये तो कॉज एंड इफेक्ट है एक दूसरे का। सिजर क्लॉथ, यस, सिजर से आप क्लॉथ को कट करते हैं, ठीक है। बट यहां पे क्या था कि बोथ पेयर ऑफ वर्ड्स दे वर हैविंग द सेम पर्पस, देयर पर्पस वाज टू कट आइटम, देयर पर्पस वाज टू कट थिंग्स। सो नाउ लेट अस see option number D. So option number D is the right analogy here. Why? Quilt and blanket, quilt and blanket both are used to save yourself from getting cold, ठीक है, they are used as a protection from cold। तो क्विल्ट भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लैंकेट भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसको यूज करने से आप जो है वो सर्दी से बचे रहेंगे, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज सर्जन स्कैल्पल। स्कैल्पल क्या होता है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, राइट, जिसको सर्जन यूज करते हैं टू कट थिंग्स। जब वो ऑपरेट कर रहे हैं, किसी को सर्जरी कर रहे हैं, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा शार्प किस्म का एक छोटा सा ये टूल होता है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं सर्जरी में चीज़ों को जो है ना वो आप कट करते हैं। लेट्स से समबडी इज हैविंग एन अपेंडिकोटमी, यानी किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सर्जन जो है वहाँ पे एक इंसिजन लगाएगा, कट लगाएगा, उसके बाद जो है वो किसी तरीका से उस जो भी प्रोसेस है उनका उससे वो उसकी अपेंडिक्स को रिमूव करेगा, राइट।
सो एक सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो सर्जन का जो टूल है वो स्कैल्पल है जिसको वो यूज करता है। म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, स्कल्पचर चिजल, कारपेंटर कैबिनेट, बेकर अवन, बेकर अवन को यूज करके चीजों को बेक करता है, नो डाउट। सर्जन स्कैल्पल को यूज करके सर्जरीज परफॉर्म करता है। इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट को बजाएगा, कारपेंटर कैबिनेट बनाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा क्लोजर जो इसमें चॉइस बन रही है वो स्कल्पचर और चिजल की है, बिकॉज बोथ जो है वो इसके बगैर अपना काम नहीं कर सकते। इनके का ये जो टूल्स हैं दोनों के, ठीक है, दे आर असेंशियल फॉर देम टू परफॉर्म देयर टास्क, राइट। जैसा सर्जन जो है सर्जरी परफॉर्म ही स्कैल्पल से करता है, इसी तरह से स्कल्पचर जो है वो चिजल की मदद से स्टैचूज बनाता है, रॉक्स को चिज करता है, रॉक्स को कार्व आउट करता है, ठीक है, तो फिर इनको स्टैचूज बनाता है। तो ये भी एक शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि चीज़ों को कार्विंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी शार्प होता है। तो ज़्यादा क्लोजेस्ट चॉइस ये बनती है इन गिवन चॉइसेस में से। ऑल्दो म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट भी इससे मिलता जुलता है कि म्यूजिशियन जो है वो उसका जो टूल है वो इंस्ट्रूमेंट है, बट ड्यू टू शार्पनेस एंड कॉमननेस इन द प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर चॉइस वो बनती है। यॉन, बोर्डम, यॉन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ से बोर हैं तो आप यॉन करते हैं, ठीक है। और बोर्डम यानी आप बोरियत का शिकार है। एंगर, मैडनेस, ड्रीम, स्लीप, स्माइल, अम्यूजमेंट, इम्पेशंस, रिबेलियन। अब देखिए, पहली पहली जो चीज है ना वो उसका रीजन है, और सेकंड चीज उसका इफेक्ट है। जब आप किसी लेट से इफ यू आर सिटिंग समवेयर, यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग एंड यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन इट, और आप क्या हो रहा है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आप क्लास में बैठे हुए आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आप बोरियत का शिकार हो गए, तो उसके बाद आप यॉन करते हो। तो रीजन है एंड इफेक्ट जो है वो उसका है, वो या वो चीज कॉज करेगा, तो यॉर्निंग कॉज करेगा अगर आपको बोर्डम हो रही है। सो इफ यू आर इन यू आर हैविंग अ फीलिंग ऑफ अम्यूजमेंट, तो ये तो एक फीलिंग है ना, बोर्डम एक फीलिंग है, राइट। तो इफ यू आर हैविंग अ फीलिंग ऑफ अम्यूजमेंट, सो दैट उसका फिर क्या होगा, वो इट रिजल्ट्स इन कि आप जो है वो स्माइल करोगे। सो द राइट ऑप्शन या क्लोजेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये बनता है। सेल्स सेटोलॉजी वेरी इजी है, जिन लोगों ने पहले बायोलॉजी पढ़ी हुई है, दे नो द स्टडी ऑफ cells, the branch of biology which deal with the study of cells is known as cytology, right? So worms, ornithology, no, ये wrong है। insects, entomology, yes, insects की study को entomology कहते हैं, ठीक है। so physiology, study of diseases नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो क्लोजेस्ट बनता है वो इसमें से ये बनता है कि इंसेक्ट्स की जो स्टडी है, ठीक है, वो हमारे पास एंटेमोलॉजी कहलाती है। मॉर्फोलॉजी जो है, ठीक है, इसको मॉर्फोलॉजी जो है वो स्ट्रक्चर की स्टडी है, टिश्यूज की सिर्फ स्पेसिफिक स्टडी नहीं है। सो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर या बायोलॉजी की वो फील्ड है जो कि स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है, नॉट ओनली विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज। सो सम वन थिंग्स कि जी ये ज़्यादा बेहतर चॉइस बनता है, तो ये इसके बजाय ये ज़्यादा बेहतर चॉइस इस तरह से है कि एंटेमोलॉजी इज ओनली द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, morphology yes is a study of structures, tissue is one kind of a structure, so the more better choice here is insects and entomology. क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर में कंप्लीट एमिनोलॉजीज को करेंगे। सो नियरली 100 के करीब मैंने नॉलेजेस को फ्रॉम पास्ट पेपर जो है यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज एलिवेटेड एक्सॉल्टेड। सो एलिवेटेड मींस के समवन जिसका एक लेवल आप ये कह सकते हो एक चीज जो है वो लेवल अप हुई है। एक्सॉल्टेड का मीनिंग भी आपके पास यही बनता है, ठीक है, सिमिलर मीनिंग बनता है कि समबडी, समथिंग और सम वन ऑफ हायर वैल्यू, ऑफ हायर अथॉरिटी, ऑफ हायर इंपॉर्टेंस आप कह सकते हो। सो दे आर बोथ सिनोनिम्स ऑफ वन अनदर, सो सिमिलर हैं ये। डर्टी, फिल्दी, यस। सो डर्टी कोई चीज होती है तो आप उसको यही कहते हैं कि वो गंदी है, फिल्दी है। सो रेज, अभी तो मुझे यही ऑप्शन लग रहा है, तो लेट अस सी। रेज, कमेंसुरेट, नो, वो इतना ज्यादा सूटेबल नहीं बन रहा जितना बिल्कुल ये एक दूसरे के सिनोनिम से सिमिलैरिटी थी। डिसऑर्डरली, अनफेथफुल, ये भी नहीं बन रहा। डिसऑर्डरलीनेस का यस, अनफेथफुलनेस से ताल्लुक हो भी सकता है, बट 100% एक दूसरे की सेम चीज नहीं है। प्रोमोटेड एक्सेलेंस, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो एलिवेटेड एक्सॉल्टेड इज अ मच similar choice to dirty and filthy, because dirt and filth both means something which is not very good. So bird aves, देखिए बर्ड एव्स, बर्ड जो है ना वो उनका जो आप कह सकते हो कि साइंटिफिक नेम है, या जिस जेनस या क्लास से बिलोंग करते हैं बायोलॉजिकली, उसको आप एव्स कहते हैं। दिस इज वाई कि जो बर्ड्स की सेंचुरी होती है या जिस जगह पे बर्ड्स कंटेन होते हैं, आपने ये वर्ड सुना हुआ होगा, आइवरी कहते हैं उसको, ठीक है, एवरी कहते हैं उसको। सो बर्ड एव्स दे आर क्लास ऑफ वन अनदर। सो बर्ड्स की क्लास जो है वो एव्स ही है। सो फिश लिव्स इन वाटर, ये उसकी क्लास नहीं है। वेल फिश, फिश उसकी क्लास नहीं है। वेल जो है वो फिश नहीं होती, वेल मैमल होती है। सो अगर कोई ये समझे कि भाई ये मिलता जुलता रिलेशनशिप है, सो बी है, सो बी नहीं है, वेल मैमल है,
ऑल्दो वो सी में रहती है, बट इट्स द लार्जेस्ट नोन मैमल ऑन प्लैनेट अर्थ, ठीक है, जो अभी करंटली है। लिजर्ड इंसेक्ट, यस लिजर्ड वन टाइप ऑफ इंसेक्ट है, बट वो उसका क्लासिफिकेशन नेम नहीं है, उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जेनस नेम नहीं है। सो मैन का जो नेम है ना, जो क्लासेस वाइज नेम है, वो होमो सेपियंस है। सो इंसान जो है वो उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इट्स नोन एज होमो सेपियंस। सो ये एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। सो ये क्लास है। सो मैन उसकी एक स्पेसिफिक टाइप है। बाकी जो आपके पास चिंपैंजीज हैं, monkeys हैं, वो भी इसी क्लास से मिलते जुलते हैं, ठीक है, इसी क्लास से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज बैडमिंटन कोर्ट। सो बैडमिंटन जो है वो कोर्ट के अंदर प्ले किया जाता है, ठीक है। तो हॉकी को स्टिक से खेला जाता है, स्टिक के अंदर नहीं खेला जाता। सो द प्लेस वेयर यू प्ले बैडमिंटन इज नोन एज बैडमिंटन कोर्ट, राइट। सो इसलिए ये तो आप ऑप्शन नहीं बनता। क्रिकेट को अगेन बैट के साथ क्रिकेट जो है वो खेली जाती है, बॉल के साथ भी खेली जाती है, वो तो एक उसके एसेंशियल टूल्स हैं, ठीक है। स्केटिंग रिंग, जिस जगह पे स्केटिंग की जाती है, जिस अरीना के अंदर स्केटिंग की जाती है, दैट इज नोन एज रिंक, राइट। सो फुटबॉल के अंदर गोल, वो तो एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का एक स्पेसिफिक आप ये कह सकते हो रूल है या टास्क है, जो भी आप उसको कहोगे। सो द मोस्ट क्लोजेस्ट चॉइस हियर इज स्केटिंग एंड रिंग। बनती है कि क्लोजेस्ट का क्या मतलब है, डस्क नाइट, ठीक है। सो डस्क नाइट आपके पास क्या चीज है, डस्क जो है ना वो इनिशियल स्टेज होता है नाइट का, जब अभी अंधेरा छाने लगता है ना, तो जो अर्ली जो शाम जब वो ज्यादा गहरी हो जाती है ना, थोड़ा सा ज्यादा डार्कनेस छा जाती है, और अभी फुल नाइट नहीं हुई होती, लेकिन रोशनी भी 100% खत्म नहीं हुई होती, तो इस सिचुएशन को आप कहते हो कि डस्क, कहते हैं ना डॉन टिल डस्क, यानी सुबह से लेकर शाम तक। नाइट उसके बाद का इफेक्ट है। सो उसके बाद की जो स्टेज है वो नाइट है। जब नाइट होती है इट्स टोटल डार्कनेस, और रात का टाइम हो गया, शाम का टाइम अब वो नहीं रहा, बल्कि वो रात का टाइम हो गया। सो आफ्टरनून, इवनिंग, इन्फेंट, चाइल्ड, वॉक, रन, डे, लाइट। सो दिस वन वाज अ बिट, आप ये कह सकते हो कि क्लोज चॉइसेस हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इसके अंदर आफ्टरनून और इवनिंग बनेगा। देखिए आफ्टरनून और इवनिंग नहीं बन सकता। आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में टाइम डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। दोपहर का वक्त अभी है, अभी जब हमारे यहाँ ये लेक्चर कंडक्ट हो रहा है तो अभी दोपहर का टाइम है। इवनिंग आने में भी टाइम है, असर की अजान होगी एटलीस्ट एट 4 PM या 4:15 PM। उसके बाद जो है फिर इवनिंग का टाइम जो है वो स्टार्ट होगा, और फिर शाम होते होते शाम के 6 बज जाएंगे, 6:15 बज जाएंगे, राइट। सो दे आर नॉट वन आफ्टर अनदर। सो डस्क और नाइट ये तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, कि जैसे ही डस्क खत्म हुआ साथ ही नाइट शुरू होगी। तो ज्यादा बेहतर जो इसमें चॉइस बनती है, दैट इज नॉट आफ्टरनून एंड इवनिंग, बट इट्स रादर इन्फेंट चाइल्ड। इन्फेंट बच्चे को भी बहुत ज्यादा जो छोटा बच्चा होता है, 2 ईयर से यूजुअली जो कम बच्चे होते हैं, या वेरी यंग चाइल्ड होता है, ठीक है, जो कि अभी आप ये कह सकते हो कि उतना इजीली चल नहीं सकता, घूम फिर नहीं सकता, या इनिशियल अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज चाइल्डहुड होता है, या हर चाइल्डहुड होता है, उसको आप इन्फेंट कहते हो। तो उसी के फौरन बाद जो स्टेज आ जाती है वो चाइल्ड कहलाएगा, ठीक है। सो इन्फेंट्स इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि इतने छोटे बच्चे होते हैं जो कि 2 ईयर से लेसर एज के होते हैं। सो इन इन्फेंट्स एंड चाइल्ड ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्टेजेस इंटरमिंगल्ड हैं, एक दूसरे के साथ टोटली इंटरलिंक्ड है। आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में गैप है, क्योंकि डस्क और नाइट जो है बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फौरन ही डस्क का टाइम बहुत छोटा सा होता है। आप आज बेशक इस चीज को देखिएगा अभी, कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है, आफ्टर दैट द सन स्टार्ट टू सेट, एकदम से जो है वो डस्ट की सिचुएशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, रोशनी माइल्ड हो जाती है, डार्कनेस आहिस्ता आहिस्ता आती है, एंड बिल्कुल लास्ट एजेस में वो डस्ट के सिचुएशन के अंदर होता है। तो सेम गोज यहाँ पे चाइल्ड और इन्फेंट बनता है। आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में एक टाइम का गैप है। दिस इज वाई आई थिंक सो कि वो ज्यादा बेहतर चॉइस नहीं है। मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। टीथ चू, अब पर्पज आ गया। मैंने आपको बताया कि बहुत सी नॉलेजेस में एक दूसरे का पर्पज भी चूज हो रहा होता है। सो टीथ इज यूज टू चू थिंग्स अप, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है। माइंड इज यूज टू थिंक, राइट। सो ऑप्शन ए इज द क्लोजेस्ट चॉइस है। स्वेटर हीट देता है, बट पर्पज जो है वो यहाँ पे क्लियर है। आइज फ्लिकर करती हैं। आइज का पर्पज जो है वो किसी चीज को देखना होता है। साइटनेस साइट है, आइज का पर्पज फ्लिकर नहीं है। कैट एंड माउस, यस दे आर, यू कैन से ऑपोजिट ऑफ वन एंड अदर। एक दूसरे को कि क्या है, प्रेडेटर्स कह सकते हो आप, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। लेकिन प्रेडेटर्स तो वैसे उन एनिमल्स को कहते हैं जो जंगल में होते हैं और हंट करते हैं। बट कैट और माउस एक दूसरे के दुश्मन ही है एक तरह से, सॉर्ट ऑफ, कि कैट जो है वो माउस को खा जाती है। सो हॉर्स स्टेबल ये नहीं है। हॉर्स जिस जगह में रहता है उसको आप स्टेबल कहते हो। ट्रैप चीज, ट्रैप चूहे के लिए ट्रैप में चीज वगैरह लगाई होती है, वहां से वर्ड निकाला। बर्ड वॉर्म, तो दिस इज द राइट वन चॉइस, कि बर्ड जो है वो क्या करता है, वॉर्म को ईट कर लेता है। लॉइन केज,
लॉइन को समटाइम्स केज में, अगर जू में कोई लॉइन है या किसी जगह पे लॉइन है तो उसको रखा हुआ है, वो वाला रिलेशनशिप नहीं बन रहा जो कि गिवन एनोलॉजी का। सो आपने गिवन एनोलॉजीज के मुताबिक रिलेशनशिप जो है वो देखना होता है। बैलेंस वे, सो बैलेंस इज यूज टू वे थिंग्स, ठीक है। कोई लेवर बैलेंस हो सकता है, डिजिटल बैलेंस हो सकता है, कोई भी जो बैलेंस है वो चीज़ों का वजन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। सो एयरप्लेन हाइट, एयरप्लेन हाइट के ऊपर उड़ता है, एयरप्लेन का मतलब का पर्पज तो ट्रैवल करना है, जिसना बैलेंस का पर्पज जो है वे करना है। सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, ठीक है। रेडार डिटेक्शन, यस ये इसका पर्पज है कि रेडार यूज किया जाता है चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। रेडार अगर किसी कोई इंट्रूडर प्लेन हमारी टेरिटरी में आ गया या हमारी एयरवेज के अंदर या सी वेज के अंदर आ गया है तो उसके लिए यूज होगा। सो टेलीविजन के ऊपर पिक्चर हमें नजर आती है बट पर्पज नहीं है। देखिए गिवन एनोलॉजी के अंदर बैलेंस का पर्पज क्या होता है, चीजों को वे करना। सेम गोज आपके पास रडार का पर्पज क्या होता है, चीजों को डिटेक्ट करना। सो दिस इज व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। सो शील्ड सोल्जर, तो द सोल्जर यूजेस द शील्ड एज एन आर्मर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूज करते हैं। सो पर्पज बता रहा है और यूज बता रहा है कि शील्ड जो है वो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो उसको यूज करती है, ठीक है। सो लॉ कोर्ट, यस बट स्टेथोस्कोप, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप को यूज करता है। हेलमेट राइडर, राइडर जो है, जो भी समबडी हु इज राइडिंग अ बाइक, वो क्या करेगा, वो हेलमेट पहनेगा फॉर सेफ्टी पर्पजेस, फॉर प्रोटेक्शन पर्पजेस, फॉर आर्मरिंग पर्पजेस, ठीक है, अपने हेड को बचाने के लिए, अपने सर को बचाने के लिए। तो सेम गोज शील्ड भी यहाँ पे सेव करने के लिए अपने आप को यूज हो रही थी, एज अ प्रोटेक्शन यूज हो रही थी। तो हेलमेट भी एज अ प्रोटेक्शन यूज हो रहा था। तो ज्यादा बेहतर चॉइस ये है। सो जल्दी में आके ये चॉइस नहीं लगा देनी। यस डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज करता है, सोल्जर शील्ड को यूज करता है, बट यहाँ राइडर भी तो हेलमेट को यूज करता है। अब इन दोनों में से कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, आप पर्पस के ऊपर आ जाए। तो शील्ड प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, हेलमेट भी अपने सर की, अपने हेड की प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है आपके पास फिश शोल, ठीक है। जो ग्रुप्स ऑफ फिशेज होती है ना, जब वो एक दूसरे के साथ ग्रुप ऑफ फिशेज इकट्ठे एक दूसरे के साथ स्विम करती हैं तो उस चीज को आप शोल कहते हैं। सो फिश शोल। सो डिफरेंट शार्क्स भी एक दूसरे के साथ ग्रुप्स के अंदर स्विम करती हैं इन द सी, तो ग्रुप ऑफ शार्क्स होता है उसको स्कूल कहते हैं। वैसे भी एक और बात मैं बताऊं कि बहुत से फिशेज जो होती हैं उनके जो ग्रुप को भी स्कूल कहा जाता है, ठीक है। शोल का वर्ड तो यहाँ पे यूज हुआ है बट उसको भी यूज किया जाता है। एलिफेंट का हर्ड होता है, फ्लॉक नहीं होता। फ्लॉक जो है वो शीप्स का होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। वेल अकेली ही ट्रैवल करती है, यूजली वो इस तरह से हर्ड की फॉर्म में नहीं होती, और ऑडियंस थिएटर में बैठी हुई होती है। सो मैंने आपको बताया कि समटाइम्स एनोलॉजीज के अंदर एक दूसरे का कलेक्टिव नाउन भी यूज हो रहे होते हैं। सो फिश एक है, अकेला है। शोल ग्रुप ऑफ फिशेज है, सो कलेक्टिव नाउन है ये। सो स्कूल ऑफ फिशेज, मैंने बताया बहुत सी फिशेज के ग्रुप को आप स्कूल ऑफ फिशेज भी कहते हो। सो शार्क क्योंकि ग्रुप्स के अंदर ट्रेवल करती है, स्विम करती है, तो शार्क स्कूल इज द राइट आंसर है। कैनवस पेंटर, अगेन पेंटर कैनवस के ऊपर पेंटिंग करता है। याद रखिएगा मैंने रिलेशनशिप निकाल लिया कि पेंटर कैनवस के ऊपर वर्क करता है, कैनवस के ऊपर बैठ के अपनी पेंटिंग बनाएगा। शू लेदर से बनता है, हाँ ये कॉबलर होता, कॉबलर लेदर के ऊपर वर्क करता है कहा जा सकता था, बट कॉबलर नहीं है, ये शू है। कॉबलर तो वो बंदा है कि जो कि जूते बनाता है या जूते रिपेयर करता है, मेंड करता है। वुड चिजल, अगेन वो नहीं है। स्कल्पचर, स्कल्पर मार्बर, ठीक है। कारपेंटर हैमर। सो ज्यादा बेहतर चॉइस यहाँ पे क्या है कि अगर तो स्कल्प देखिए स्कल्प्टर, अगर बल्कि स्कल्प्टर होगा जहाँ पे ज्यादा बेहतर चॉइस, बिकॉज स्कल्प्टर उसको कहते हैं, उस शख्स को कहते हैं कि जो कि चीजों को कार्व करता है, मार्बल से चीजें बनाता है, स्टोन वगैरह से चीजें बनाता है। तो दिस इज द राइट चॉइस कि आप जो है वो स्कल्प्टर जो है वो मार्बल के ऊपर वर्क करता है। कारपेंटर हैमर से काम करता है, हैमर के ऊपर काम नहीं करता, याद रखिएगा। पेंटर अपनी पेंटिंग या अपने डिजाइन उस कैनवस के ऊपर ड्रॉ करता है। सेम वो स्कल्प्चर जो है उस मार्बल के ऊपर चीजों को कार्व करता है, मार्बल की मदद से चीजें बनाता है। पेस्टिसाइड्स, प्लांट्स। सो प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड यूज होते हैं। पेस्ट वगैरह क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए यूज होती है ना, डिफरेंट आप केमिकल्स कह सकते हो उनको, आप इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का नाम देते हो। सो प्लांट्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है फॉर देयर प्रोटेक्शन पर्पजेस। सो डिजीज इंजेक्शन, बॉडी वैक्सीनेशन, क्योर, मेडिसिन, स्टूडेंट टीचर। सो प्लांट के ऊपर पेस्टिसाइड्स को पहले ही स्प्रे कर दिया जाता है ताकि उनको पेस्ट वगैरह या इंसेक्ट्स वगैरह ना खाएं। तो सेम गोज बॉडी के अंदर जो है वैक्सीनेशन जो है वो इंजेक्ट की जाती है ताकि डिफरेंट डिजीज से जो है वो बचा जाए। तो दिस इज द राइट चॉइस। फॉक्स कनिंग, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि फॉक्स बहुत ही कनिंग एनिमल है, चालाक एनिमल है। सो उसकी उसकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है।
कैट प्लेफुल, हॉर्स रनर, विक्सन क्यूट, आंट इंडस्ट्रियस। देखिए cat can be playful, it can be aggressive as well. Horse can be a good runner, it cannot be a good runner as well. Vixen फीमेल फॉक्स को ही वैसे कहते हैं, बट आई डोंट नो कि क्यूट उसको कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, जिसकी वजह से उसने उसको ऐड किया हुआ चॉइसेस के अंदर, बट इट इज नॉट द राइट चॉइस। एंड इंडस्ट्रियस होती है, वाई इंडस्ट्रियस है? क्योंकि ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि हर एंट ही ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियस होती है, बिकॉज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन वो क्या कर रहे होते हैं, अपने लिए फूड वगैरह को, या गर्मियों में फूड वगैरह को कलेक्ट करते हैं, एंड फिर सर्दियों में जब वो अपनी कॉलोनीज के अंदर रहते हुए उस फूड को जो है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सो एंट इज इंडस्ट्रियस, राइट? ये उसकी एक फिक्स प्रॉपर्टी है, फिक्स क्वालिटी है। सो फॉक्स की क्वालिटी है कि फॉक्स के बारे में पॉपुलर है कि वो कनिंग है। ट्रैफिक, रोड, ट्रैफिक यस, रोड के ऊपर ही रन करती है। एयरप्लेन, एरोडोम, एरोड्रोम, रूट्स, ट्री, ब्लड वेन्स। सो ट्रैफिक फ्लोज ऑन रोड एंड ब्लड फ्लोज इनसाइड द वेन्स। सो फ्लोनेस की बात करेंगे अगर आप उसको देखेंगे तो ज्यादा क्लोज चॉइस बनती है। कैटल ड्रोव, ठीक है। कैटल किसको कहते हैं? जो आपके पास हर्ड्स लोगों ने पाले हुए होते हैं, फॉर फार्मिंग की होती है। आप ये कह सकते हो कि एनिमल फार्मिंग की भी होती है, उसको आप जो है वो क्या कहते हैं? कैटल्स कहते हैं। और जो ग्रुप ऑफ कैटल्स होते हैं, ठीक है, उसको आप ड्रोव कहते हो। ग्रुप ऑफ कैटल को आप ड्रोव कहते हो। जिस तरह आप ग्रुप ऑफ काउस को हर्ड कहते हो, इसी तरीके से आप ग्रुप ऑफ शीप्स को फ्लॉक कहते हो, इस तरह कैटल के ग्रुप को आप ड्रोव कहते हो। सो अगेन कलेक्टिव नाउन की बात है। सोल्जर, क्रू, सोल्जर इज अ पार्ट ऑफ अ क्रू, यस, बट लेट्स सी, ग्रेन बंडल, चिकन ब्रूड, यस, दिस इज द राइट चॉइस। जो एक ग्रुप ऑफ चिकन होता है, क्या? एक्यूट, शार्प, डल, माइल्ड, स्लो। सो एक्यूट का मतलब क्या होता है? कि इंटेंस। कोई भी चीज बहुत ज्यादा शार्प होती है, इंटेंस होती है, उसको आप एक्यूट कहते हो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अबंडेंट, स्कार्स, प्लेंटीफुल, रेयर, इनसफिशिएंट के ऑप्शन है। सो सिनोनिम्स हमने बताने हैं। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज मोर देन इनफ। तो स्कार्स का मतलब होता है जब किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी होती है, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती उसकी, इनअवेलेबिलिटी होती है, इनसफिशिएंसी होती है। सो रेयर भी एक चीज बहुत ज्यादा रेयर है, इजीली अवेलेबल नहीं है, इनसफिशिएंट। सो ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। सो हमने सिनोनिम बताना है। सो अबंडेंट का जो सिनोनिम होता है वो प्लेंटिफुल होता है, मोर देन इनफ होता है। एमिकेबल, एमिकेबली का मतलब ये होता है, ये तो वर्ड एमिकेबल है। सो अक्सर आप वर्ड सुनोगे, वी शुड रिजॉल्व दिस मैटर एमिकेबली। सो एमिकेबली का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक फ्रेंडली वे में, बगैर कोई झगड़ा किए हुए, बगैर कोई आप ये कह सकते हो कि मसला बनाते हुए, एक मसले को, एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेना इन अ फ्रेंडली वे। तो फ्रेंडली, हॉस्टाइल, डिसएग्रीएबल, रूड। सो जिसके ऊपर सारे एग्री कर रहे हो, फ्रेंडली तरीके से एग्री कर रहे हो, सो फ्रेंडली इसका आंसर आ जाएगा एमिकेबल का। कैंडिड, देखिए कैंडिड है, ऑप्शन है आपके पास, ऑनेस्ट, सिक्रेटिव, रिजर्व, फॉर्मल। सो कैंडिड का मतलब ये होता है कि जो चीज जैसी है वो वैसी ही दिखाई जाए, यानी अनड्रामेटिक, अनएडिटेड, आप उसको कह सकते हो। जो एक नेचुरल रिएक्शन है ना किसी भी चीज का, वो दिखाया जाए, वो देखा जाए। सो कैंडिड मीन्स ऑनेस्ट, जो चीज़ है वैसी है, कोई उसमें बात को छुपाया नहीं गया, किसी चीज़ को सीक्रेट नहीं रखा गया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखाएगी। डिलीजेंट, सो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? कि हार्ड वर्किंग होना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कोशिश करना, स्ट्रगल करना। सो लेजी, हार्ड वर्किंग, केयरलेस, निगलेक्टफुल। हार्ड वर्किंग ही इसका ऑप्शन है, मैंने बता दिया। सो ऑप्शन मैंने थोड़े से क्लियर रखे हुए हैं, बट समटाइम्स आपके पास अगेन क्लोज चॉइसेस इंट्रेंस टेस्ट के अंदर होती हैं, इसको आपने देखना है। एंटोनिम्स पूछने, कंपलसरी, ऑप्शनल, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज सुपर इजी। कंपलसरी इज समथिंग विच इज नेसेसरी, जिसको आपने करना है, मैंडेटरी है आपके लिए, जिसको आपने करना ही करना है, लाजमी है करना है, जिसको आप उर्दू में कहोगे। सो ऑप्शनल आ जाएगा इसका, ठीक है। एंटोनिम ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होना। सो हैविंग अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड रिलेटेड टू समथिंग। सो पॉजिटिव एटीट्यूड होना, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके होपफुल हो, आपको पता हो कि नहीं इंशाल्लाह ये हो जाएगा, या किसी भी चीज़ को आप जो है इन आप ये कह सकते हो कि इन अ पॉजिटिव वे या इन अ पॉजिटिव मैनर आप उसको डील कर रहे हो, नेगेटिविटी नहीं दिखा रहे। सो होपफुल, पेसिमिस्टिक, हैप्पी, नेगेटिव। सो ऑप्टिमिस्टिक का जो ऑपोजिट होगा, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का जो ऑपोजिट होगा वो पेसिमिस्टिक होगा, राइट जी। Sometimes the choices in the antonyms and synonyms they can be very closer to one another. Sometimes वो ज्यादा क्लोज चॉइसेस नहीं भी हो सकती हैं। Sometimes ऐसा भी होता है कि पूरा सेंटेंस मेंशन होता है और सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया होता है और फिर कहा गया होता है कि इस सेंटेंस का के अंदर ये जो अंडरलाइन वर्ड है, आपने इसका एंटोनिम या आपने इसका
सिनोनिम जो है ना वो आपने बताना है, ठीक है। तो सम टाइम इस तरह की भी सिचुएशन होती है, तो सम टाइम द चॉइसेस कैन बी क्लोजर, सम टाइम द चॉइसेस कैन बी क्रिस्प एंड क्लियर। आप देखो ना यहाँ पे भी थोड़ी सी क्लोजनेस है, ऑप्टिमिस्टिक है, यहाँ पे हैप्पी भी है। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड होना। सो जो आप खुश होते हो जब आप पॉजिटिव हो, नो डाउट, बट ज्यादा इसका जो सॉरी यहाँ पे तो एंटोनिम बताना था हमने, ठीक है। सो एंटोनिम बताना था, एंटोनिम तो इसका पेसिमिस्टिक होगा कि किसी भी चीज को लेके नेगेटिव एटीट्यूड होना। तो सम टाइम यस द चॉइसेस कैन बी क्लोज, सम टाइम दे कैन बी क्लियर। जिसका फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी चॉइसेस क्लियर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेल, स्टेल कहते हैं जब जब भी कोई फूड किसी भी जगह पे पड़ी हुई है और वो पुरानी हो गई है, ठीक है। उर्दू में जिसमें आप कहते हैं कि बासी खाना पड़ा हुआ है ये, यानी इट्स 2 और 3 डेज ओल्ड फूड है जो प्रिपेयर होके पड़ी हुई है, सो स्टेल है। सो फ्रेश इसका ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम होगा। तो सम टाइम चॉइसेस कैन बी क्लोजर वन, सम टाइम चॉइसेस क्लियर हो सकती हैं। जैसा पिछले कुछ क्वेश्चन में क्लोज चॉइसेस थी, इसके अंदर थोड़ा सा क्लियर चॉइसेस आ गई हैं। कंसील, हाइड, तो कंसील का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को छुपा के रखना, सीक्रेटिव रखना। सो कंसील, हाइड, रिवील, कवर एंड कीप। सो यहाँ पे हमने क्योंकि इसका एंटोनिम बताना है, सो कंसील का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को सीक्रेट रखना, छुपा के रखना। रिवील का मतलब है किसी भी चीज को जाहिर कर देना। अच्छा, वन अदर थिंग इज आई हैव सीन इन द पेपर इज, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो होता क्या है कि स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन के अंदर ना सिनोनिम पूछा गया, राइट आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन आया, लेट से उसमें भी सिनोनिम पूछ लिया उसने आपसे। सो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जिसको आपने ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आपके पास अगेन उसने एकदम से एंटोनिम पूछ लिया। अब ह्यूमन माइंड जो है ना वो एक जैसी चीज़ों को ज़रा क्विकली कंसीव कर रहा होता है। एंट्रेंस टेस्ट में इंसान पे प्रेशर भी होता है, थोड़ा सा उसको टाइम मैनेजमेंट की भी वो सिचुएशन में पड़ा हुआ होता है। तो नेक्स्ट में अगर एंटोनिम पूछा हुआ है तो चॉइसेस में वहां से सिनोनिम्स भी होंगी। सो हमारा ब्रेन जो है ना उसी का सिनोनिम मार कर देगा, तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। ये एक ऑन हैंड जो एक्सपीरियंस है या टेस्ट डे जो एक्सपीरियंस है ना, ये उसके अंदर चीज जो है वो इंक्लूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, अगेन एंटोनिम बताना है। डेंस, डेंस मींस व्हिच इज वेरी हेवीली पॉपुलेटेड, थिक होता है। सो डेंस, थिक इज सेम। कॉम्पैक्ट इसका ऑपोजिट है, थिन भी इसका ऑपोजिट बनता है, दोनों इसके ऑपोजिट बनते हैं। एंड हैवी, हैवीली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड, ये सेम मीनिंग के अंदर आ जाते हैं। तो थिन एंड कॉम्पैक्ट बोथ आर ऑपोजिट टू डेंस, बट द मोर बेस्ट चॉइस हेयर इज थिन, बिकॉज डेंसनेस जो है वो किसी भी चीज़ की थिकनेस की तरफ आता है। सो थिकनेस का ऑपोजिट जो है वो थिन होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। कॉम्पैक्ट यस मीन स्मॉलर इन साइज, सो स्मॉलर इन साइज है, ऑल्दो नो डाउट मिलता जुलता है उसके एंटोनिम से, बट ज़्यादा बेहतर एंटोनिम यहाँ पे थिन है, बिकॉज थिक इज नॉट एसोसिएटेड टू एरिया। उसका मतलब क्या है कि एक कम एरिया में भी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप इसको कहोगे डेंसली है, डेंस है, या थिकली पॉपुलेटेड है, या डेंसली पॉपुलेटेड है, या हेवीली पॉपुलेटेड है, इस तरह का वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ। तो समटाइम्स कॉम्पैक्ट मीन स्मॉलर इन साइज, यस वो लेस हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, वर्ड वहाँ पे आ रहा है, बट मोर बेटर चॉइस ये। तो समटाइम्स यस क्लोज चॉइसेस हैं, समटाइम्स बड़ी इजी चॉइसेस हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कह रहे कि जी शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर, शी फिनिश, फिनिशेस, फिनिश्ड, फिनिशिंग, शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। सो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करना है आपने इसमें। सो शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस हियर। दे डैश इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, दे रन इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, दे रैन, रनिंग, रन इजी था, सो दे रन इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। ही डैश द बुक फॉर एन आवर व्हेन आई कॉल्ड, so he was reading the book for an hour, he reading a book, he read, or so he was reading, मैंने पहले इसको राइट ऑप्शन की डायरेक्टली चूज कर लिया था, उसमें से he was reading a book for an hour। so sometimes correct form of verb में कोई preposition इंसर्ट करना होगा, sometimes वो conjunction इंसर्ट करनी होगी, sometimes verb इंसर्ट करना होगा। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा है कि कुछ में आपने वर्ब इंसर्ट किए हैं, समटाइम्स बहुत ही इजी सा होगा कि कोई preposition इंसर्ट करना है, समटाइम्स कोई एक्टिविटी करनी है। तो मेन पर्पस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है इन अ करेक्ट वे। सो इट कैन बी अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट कैन बी अ करेक्ट preposition, इट कैन बी अ करेक्ट कंजंक्शन, इट कैन बी कि आप किसी चीज को कंबाइन आपस में कर रहे हो, तो इस तरह की सिचुएशन होगी। सो आई डैश गोइंग, आई डैश टू द कंसर्ट टुमारो, सो आई एम गोइंग टू द कंसर्ट टुमारो, आई गोइंग, आई वेंट, सो दिस वाज सुपर इजी, आई एम गोइंग टू द कंसर्ट टुमारो। बाय द टाइम दे अराइव्ड, आई डैश द रिपोर्ट, आई कंप्लीट, आई कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड, यस यही होना चाहिए, आई हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट, जब तक वो आए मैंने रिपोर्ट कंप्लीट कर ली थी। सो समटाइम्स बहुत इजी सा ये आ जाता है कि एक्टिव पैसिव भी इंक्लूडेड होते हैं, समटाइम्स नहीं होते। अगेन पूल ऑफ क्वेश्चन है, चीजें आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती, नरेशन भी समटाइम्स आ जाती हैं, समटाइम्स एक्टिव पैसिव के भी 1 to 2 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो शी राइट्स अ लेटर,
देखिए एक्टिव पैसिव को कन्वर्ट करने का बहुत इजी तरीका है, हम लोग इसको अपनी सेकेंडरी क्लासेस से करते भी आ रहे होते हैं कि एक्टिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि आपके पास सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरह ये सेंटेंस है, इसमें शी इज द सब्जेक्ट, राइट इज द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर है। जब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो आपने याद रखना है कि आप ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे, यानी पैसिव सेंटेंस के अंदर जो फोकस होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, वो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये चीज़ स्टार्ट में आ जाएगी। सो आई विल बी पिकिंग दिस अप एंड आई विल पुटिंग दैम इन द स्टार्ट। मैं एक दो एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, और फिर कुछ इनके स्पेसिफिक केसेस भी हैं, मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। सो अ लेटर इज रिटन बाय हर। सो पैसिव में चला गया, इज रिटन बाय हर। नाउ शी जो सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन गया, अ लेटर इज रिटन बाय हर। सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब ये एक स्पेसिफिक केस है, जब भी प्लेइंग की बात आएगी और आप इसको एक्टिव से पैसिव में लेके जाएंगे तो याद रखिएगा यू हैव टू पुट इन बीइंग, राइट। सो आपने बीइंग का वर्ड जो है वो इंसर्ट करना होगा। तो मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। फुटबॉल स्टार्ट में आ जाएगा, फुटबॉल, ठीक है। आर है, सो प्रेजेंट टेंस है। अब फुटबॉल सिमिलर, अब सिंगुलर हो गया, दे तो प्लूरल थे, फुटबॉल इज। सो फुटबॉल के समय अब इज आएगा, आर नहीं आएगा। फुटबॉल इज बीइंग, मैंने बताया कि जहाँ पे भी आई एन जी है सो आपने बीइंग इंसर्ट करना होता है पैसिव के लिए। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, राइट जी। सो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर गेव अस होमवर्क। अब अगेन ये पास्ट के अंदर है, तो इस वजह से इसको मैंने ऐड किया, प्रेजेंट वाले भी कर दिए मैंने, आईएनजी वाले भी कर दिया, अब ये पास वाला आ गया। तो अब स्टार्ट में आप क्या ले आओगे, होमवर्क। अब गेव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो पास्ट है तो ये सी कोई कंटिन्यू रखेगा। सो होमवर्क वाज गिवन टू अस बाय द टीचर। सो बाय द टीचर विल कम एट द एंड। यहाँ पे अगर कोई और आप चॉइस देखो, ये है कि अगर वो ऐसे कह देता है कि होमवर्क वाज गिवन बाय द टीचर टू अस, दैट इज नॉट द गुड चॉइस। सो ज़्यादा बेहतर चॉइस यहाँ पे क्या है, करेक्ट चॉइस नहीं है वो। So homework was given to us by the teacher. The teacher will come at the end. So some students sometimes they mention it कि homework was given by the teacher to us. तो ये भी चॉइस हो सकती थी, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, बट वो इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इसका ये है कि आप टीचर को, जो कि आपका सब्जेक्ट है दैट सेंटेंस, उसको आप एंड पे लेके जाओगे। अगला इजी है, द शेफ कुक द मील, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, वॉज आएगा, पैसिव में है। द कैट चेज द माउस, दिस इज सुपर इजी एज वेल, ठीक है जी। अब सम टाइम देयर आर लिटरेरी डिवाइसेस, देयर कैन बी लिटरेरी डिवाइसेस एज वेल, ठीक है। सो नरेशंस के साथ, एक्टिव पैसिव के साथ लिटरेरी डिवाइसेस भी आ जाती हैं। सो नरेशंस को भी मैं ऐड करता हूँ, आने वाले क्वेश्चन जो है वो नरेशन के हैं, ऐड क्या करता हूँ उनको मैं सॉल्व करवाता हूँ इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। सो लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर मेटाफर का उसने आपको कहा हुआ है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ मेटाफर, टाइम इज अ थीफ, द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स, हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, द बिग ब्लैक बग बिट द बेयर। तो देखिए मेटाफर क्या होता है कि जब आप एक चीज को दूसरी चीज कह देते हो और उसमें आप कोई भी हेल्पिंग वर्ड लाइक या एज का वर्ड आप यूज नहीं करते। मतलब आप ये नहीं, आप अगर कोई किसी को कहता है कि जैसा ये है कि टाइम इज अ थीफ, तो इसने टाइम इज लाइक अ थीफ अगर होता तो ये सिमली होता, तो ये सिमली नहीं है। सो मेटाफर में आपके पास लाइक या एस का वर्ड यूज नहीं हो रहा होता, सिमली के अंदर ये चीज यूज हो रही होती है। अगर वो कहता है कि टाइम इज लाइक अ थीफ तो ये सिमली होनी थी। मेटाफर कब है कि जब एक चीज को दूसरी चीज कह दिया, उसके जैसा नहीं कहा उसने, ठीक है। सो टाइम इज अ थीफ, सो दिस इज अ मेटाफर। सो मेटाफर क्या होगा कि जब आप एक चीज को किसी क्वालिटी की वजह से कोई दूसरी चीज कह देते हैं, उसके जैसा नहीं कहते हैं। लाइक का वर्ड है कि अगर वो ये कहता है अगेन कि टाइम इज लाइक अ थीफ, ठीक है, शी इज लाइक अ मून, तो फिर लाइक का वर्ड है तो सिमिली है। अगर लाइक या एस का वर्ड या कोई ऐसा सिमिलर वर्ड बीच में यूज नहीं किया गया, एक चीज को डायरेक्टली दूसरी चीज कह दिया, तो मेटाफर है। सिमिली के अंदर लाइक का वर्ड या इस तरह के डिफरेंट वर्ड यूज होंगे। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और भी बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स, ठीक है। सो ये पर्सोनिफिकेशन है, अभी आगे जाके इसके क्वेश्चन आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर मैं करता जाऊंगा। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जो है वो लिविंग थिंग के साथ जो है वो आप उसको क्या कर देते हो, उसको आप जो है वो उसकी प्रॉपर्टी की वजह से आप उसको उसके अंदर जो है एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर एक लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी बता देते हो। जिसमें ये है कि द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स, सो विस्परिंग प्रॉपर्टी जो है वो लिविंग थिंग्स की है,
सो पर्सोनिफिकेशन ये कहलाएगा। सो पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, दीज थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर पेपर एज वेल। समटाइम्स आती हैं, समटाइम्स नहीं भी आती हैं। अगेन क्योंकि बात ये है कि सारी की सारी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, रैंडमली क्वेश्चन होते हैं। सो आइडेंटिफाई द सिमिली इन द सेंटेंस शी स्विम्स लाइक अ फिश। सो शी स्विम्स लाइक का वर्ड मैंने आपको बताया कि जब वो यूज करेगा क्वालिटी की वजह से, हो सकता है वो स्विमिंग के अंदर शी इज वेरी गुड, तो दिस इज वाई वो उसको कह रहे हैं कि शी स्विम्स लाइक अ फिश। सो लाइक का वर्ड यूज हुआ है तो ये सिमिली है। अगर कोई कहते हैं कि ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, तो वो भी एक सिमिली है। सो अगर मैं किसी को ये कहता हूँ ही इज अ लॉयन, तो वो मेटाफर है। अगर ये कहा जाता है कि ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन या ही इज ब्रेव लाइक अ लॉयन, तो फिर वो सिमिली है, राइट। सो सिमिली और मेटाफर का ये डिफरेंस आपने देखना है। एलिट्रेशन और हाइपरबोले के ऊपर मैं अभी आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, व्हाट इज द हाइपरबोले इन दिस सेंटेंस, आई टोल्ड यू मिलियन टाइम टू क्लीन योर रूम। हाइपरबोले ऐसे वर्ड को कहते हो कि जो आपके पास लिटरल मीनिंग में यूज नहीं होता। सो वो लिटरल मीनिंग में यूज नहीं होता, लेकिन चीजों को स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है। तो कोई फ्रेज होगी, कोई वर्ड हो सकता है, क्योंकि चीज़ों को स्ट्रेस देने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई से आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। तो मिलियन टाइम्स कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने काउंट करके उसको पूरा 1 मिलियन टाइम बताया हुआ है। सो स्ट्रेस देने के लिए हो रहा है, इंपॉर्टेंस बताने के लिए हो रहा है कि यार ये बात मैंने तुम्हें बार बार और पहले भी बहुत मर्तबा बताई हुई है। सो आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। सो मिलियन टाइम्स हियर इज योर हाइपरबोले। सो हाइपरबोले और द वर्ड्स जो कि अपने रियल मीनिंग में यूज नहीं होते, लिटरल मीनिंग में यूज नहीं होते, बल्कि चीज़ों को स्ट्रेस देने के लिए, चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताने के लिए यूज होते हैं। एलिट्रेशन क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ सेम साउंडिंग वर्ड्स को आप जो है एलिट्रेशन कहते हो, ठीक है। जैसा इस सेंटेंस के अंदर है आपके पास, द बिग ब्लैक बेयर ब्रोक द ब्रांच। तो इसमें बी आई, बी एल, बी ई, बी आर, तो सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स कॉन्स्टेंटली आ रहे होते हैं, कंजेक्टिवली आ रहे होते हैं कि जो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, या सेम उनका आप ये कह सकते हो कि जो साउंड जो है वो उनका मिलता जुलता है। सो बिग ब्लैक बेयर ब्रोक, सो दे आर ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम बी। सो दिस इज योर एलिट्रेशन। तो नेक्स्ट सेंटेंस वेरी इजी, व्हाट इज द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस? The delicious cake was baked by her. So adjective is a word which specifies the quality of a noun. ये तो बहुत ही easy एक क्वेश्चन आ गया बीच में। So the delicious cake was baked by her. So delicious property है किसकी? इस noun की। noun is a name of a person, place or a thing. यहाँ पे cake is a thing और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो डिलिशियस है, तो ये एडजेक्टिव है। अगर वर्ब की क्वालिटी होता तो वो एडवर्ब होगा। सो एक आध मैंने इस तरह की सिंपल एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं। फिर मैंने बताया ना कि कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर देयर कैन बी कि आप चीज़ों को प्लग इन कर रहे हो which can be preposition, which can be correct form of verb, which can be a conjunction। कोई सेंटेंस की करेक्शन के लिए कोई नेसेसरी वर्ड हो सकता है। तो अब कुछ मैंने बीच में बहुत इजी prepositions ऐड कर दी हैं। So she is afraid with in of at, so she is afraid of dogs। So she is afraid of dogs, आप इसको कहोगे they have been waiting dash the bus for an hour। They have been waiting for the bus for an hour। So he succeeded dash his hard work। He succeeded with बिकॉज ड्यू, अगर ड्यू टू होता ना तो फिर मैं कहता कि सक्सीडेड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क। सो ही सक्सीडेड थ्रू हिज हार्ड वर्क। सो ही सक्सीडेड थ्रू हिज हार्ड वर्क, हियर इज द राइट चॉइस। सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, तो फिर मैं बिकॉज यहाँ पे इंसर्ट करता। अगर यहाँ पे टू होता तो फिर मैं कहता ही सक्सीडेड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, यही सक्सीडेड ड्यू हिज अनटायरिंग टायरिंग एफर्ट्स। तो टू के साथ ड्यू आता, ही सक्सीडेड थ्रू इज हार्ड वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो ऑफ साथ यूज है ना टू यूज है। सो बिकॉज और ड्यू नहीं आएंगे, थ्रू आएगा। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। देखिए यहाँ पे सिंस तब आएगा जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम का लिए वो ईयर मेंशन होगा, वो डेट मेंशन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, तो फिर सिंस आएगा। अब 2010 से लेके भी 2025 चल रहा है, तो 15 ईयर्स बनते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ आई बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, तो फिर यहाँ पे फॉर आएगा, या फॉर 15 ईयर्स, तो फिर फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा। ठीक है। सो जब अगर मैंने बता दिया कि मैं 2010 से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो सिंस आएगा। इस चीज़ का आपने देखना है। सिंस और फॉर बहुत ईजी होता है, बट इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। द टीचर वॉज प्लीज्ड डैश द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस फॉर एट विद द स्टूडेंट, द टीचर वॉज प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। सो दीज वर द prepositions। सो हम लोगों ने नॉलेजेस कर ली आज की एक्सरसाइज में। हम लोगों ने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर लिया। हमने जो लिटरेरी डिवाइसेस कुछ बीच में आ जाते हैं, जिसमें मेटाफर था, सिमली था, हाइपरबोले था, जो कि हमारे उससे रिलेटेड एलिट्रेशंस थे, इनको हम लोगों ने देखा। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग को
किसी लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी दे रहे होते हैं तो वो आ जाता है। एक्टिव पैसिव हमने कर लिया। अब हम चलते हैं आगे, और आगे जो चीज़ें विच आर इंक्लूडेड ऑन द इन द इंट्रेंस टेस्ट हम उसको देखते हैं। रखीम, नाउ नरेशंस, मैंने बताया कि पूल ऑफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द रैंडमली शफल होकर स्क्रीन पे आते हैं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो नरेशंस कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नरेशंस बन जाती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं कि कहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, कहाँ पे एफर्मेटिव है, कहाँ पे असर्टिव है, कहाँ पे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, कहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स के थोड़े से रूल्स डिफरेंट है, चीज़ों को हम चेंज नहीं करते हैं। सो पहला जो केस है, एक सिंपल सेंटेंस है आपके पास जिसमें बताया जा रहा है कि ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। सो ही सेड दैट, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू। सो यू विल बी चेंजिंग सेड है, सेड की वजह से दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट फॉर्म क्योंकि यहाँ पे सेड है। सो ही सेड दैट ही वाज, सो आई ही बता रहा है ना अपने बारे में। सो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, एम वाज में चेंज हुआ है, इस में चेंज नहीं होगा बिकॉज पीछे सेड है यहाँ पे आपके पास। तो ये तो बहुत सिंपल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड, जो क्वेश्चन वाले इनडायरेक्ट स्पीच होती है, यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड चीज़ें हैं या एक्सक्लेमेटरी है, वहाँ पे थोड़ा सा होता है। आगे जाके उसको भी देखते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। तो अब शी बता रही है तो ये आगे शी में चेंज होगा। शी सेड दैट, या शी टोल्ड डैड भी हो सकता था। शी टोल्ड डैड शी हैड, अब हैव है, सेड की वजह से इट विल चेंज इनटू हैड। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। ठीक है, सो माई है, माई विल चेंज इनटू हर बिकॉज द वन हु इज गिविंग दिस इंफॉर्मेशन इज अ फीमेल। सो यहाँ पे हर आएगा। अब क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इफ ऐड करना होता है, वेदर ऐड करना होता है, डू है, डेड है, इस तरीके की चीज़ें तो आपको इफ ऐड करना पड़ेगा, डैट इसके अंदर नहीं होता। तो एक बात याद रखनी है कि इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर आपके पास जब आप इसको डायरेक्ट में लेके जाएंगे, नरेशन को कन्वर्ट करोगे, नरेट करोगे इनको, तो आपने डैट का वर्ड यूज नहीं करना। ही आस्क्ड डू यू लाइक आइसक्रीम, ही आस्क्ड डैट नहीं होगा, रिमेंबर। ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, सो यू है, so it will change into I। आस्क्ड था, this is why like is changed into like। he asked if I liked ice cream। शी आस्क्ड हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। तो जब भी आपके पास डू या डिड वगैरह नहीं है तो आप वेदर लगा सकते हो। इफ भी वैसे लग सकता है, बट शी आस्क्ड, अगेन डैट नहीं आएगा। शी आस्क्ड वेदर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, शी आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो ये आ जाएगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में जिसमें विच है, वाई है, वेयर है, whom है, तो किस तरह से होगा आंसर, मैं वो उसी तरह से ही रहेगा। लेकिन अगेन इस बात का आपने देखना है कि डैड का वर्ड अब आप यूज नहीं करोगे, चाहे पीछे पास्ट में ही क्यों नहीं है। यस, वो चीज आगे आपके वर्ब को चेंज करेगा, उसको सेकंड फॉर्म में लेके जाएगा, बट यहाँ पे डैड का वर्ड यूज नहीं होगा। ही आस्क्ड दैट वेयर आई लिव्ड इज इनकरेक्ट, एंड समटाइम ये चीज जानबूझ के चॉइस में दी हुई होती है। ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, लिव्ड क्यों, बिकॉज हियर आस्क्ड है। शी आस्क्ड व्हाई आर यू लेट, शी आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट। आई है, सिंगुलर है, सो आई वर नहीं आएगा, आई वाज आएगा। सो आई वाज लेट, वाज क्यों आया, यहाँ पे आस्क्ड है। सो क्वेश्चन टाइप की जो इंडायरेक्ट स्पीच है वो भी मैंने बता दी। अब सम टाइम्स आपको कमांड कही जा रही होती है, आपको कमांड दी जा रही होती है। कमांड को मैं एक्टिव पैसिव के लिए आज के लेक्चर में मिस कर गया हूं, मैं उसको ऐड कर देता हूं, वो भी मैं बता देता हूं। बट पहले मैं नरेशंस को बता दूं, फिर मैं एक्टिव पैसिव का जो इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस थे उसको मैंने आज के लेक्चर में ऐड नहीं किया, मुझे करना चाहिए था ताकि एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, तो मैं वो भी बता देता हूँ। बट इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, जिनमें आपके पास कमांड्स होती हैं, रिक्वेस्ट होती हैं। सो द टीचर सेड क्लोज द डोर, so the teacher told me to close the door। order भी हो सकता है, the teacher ordered me to close the door। so again इसमें भी डैट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है। she requested me to help her, so please का वर्ड आप यूज नहीं करोगे। so she requested me to help her, राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे डील करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ सेंटेंस ये क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर अगर एक्टिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव क्या होगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ऑर्डर दिया जा रहा है, सो लेट द डोर बी क्लोज, आखिर में आ जाएगा लेट द डोर बी क्लोज्ड आ जाएगा, राइट। सो उसके अंदर अगर कमांड है आपके पास एक्टिव के अंदर, सो एक्टिव को आप पैसिव में जब लेके जाओगे तो लेट का वर्ड आ जाएगा। ठीक है, टर्न ऑफ द फैन,
let the fan be turned off, right? So imperative sentences फॉर द केस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वो भी मैंने ऐड कर दी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई भी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, फीलिंग ऑफ जॉय हो सकती है, तो इमोशंस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो अगर फीलिंग ऑफ जॉय है तो आप उसके साथ जॉयनेस भी लगा सकते हो, एक्सक्लेमेशन सिर्फ कह सकते हो, या ही शी एक्सक्लेम्ड भी कह सकते हो। सो ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल व्यू, क्योंकि उसने एक्सक्लेम किया है। वो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। सो एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ पे मेंशन, क्वेश्चन मार्क नहीं है। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल व्यू। अगर ये कहता है शी सेड अलास आई फेल्ड द टेस्ट, सो फीलिंग ऑफ सॉरोनेस है, तो आप कहोगे शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड फेल्ड द टेस्ट। एक और सेंटेंस कर लेते हैं, लेट्स से ही सेड हुर्रा वी won the match, हुर्रा वी won the match। तो इसका क्या होगा, इसका होगा हमारे पास ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब वी था तो वी विल बी चेंज इनटू दे, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे, ये था ना, वी हैव वॉन द मैच, मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिख पाया। सो वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। सो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। सो अगर वी वॉन द मैच होता तो दे वॉन द मैच आ जाता। सो मैंने सेंटेंस चूंकि हैव बोला था तो मैंने इसलिए हैव को इंसर्ट कर दिया, तो हैव विल बी चेंज इनटू हैड, तो दे हैड वॉन द मैच, राइट। सो एक्सक्लेमेशन कैन बी बेस्ड ऑन सॉरो, इट कैन बी बेस्ड ऑन जॉय। तो इस तरह से आप उसको ऐड करोगे। अब कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उसमें चीज़ों को फिर आप पास्ट में नहीं लेके जा सकते। जिस तरह ये है कि द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट ही रहेगा, वॉज नहीं होगा। देख लेते। तो पेपर रीम, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 26 है पेपर रीम। तो इन द क्वेश्चन नंबर 26, जो बंडल ऑफ पेपर्स होता है ना, ठीक है ना, उसको आप रीम्स कहते हो, ठीक है। वो पेपर का पूरा पूरा जिसको आप जो आप पेपर बाय करते हो, बंडल बाय करते हो, दैट इज नोन एज अ रीम ऑफ अ पेपर, राइट। एग्स, डजन, बुक्स, पाइल, ट्विग्स, बुश, फूड पैकेट। सो द राइट चॉइस हियर इज एग्स डजन। वाई? क्योंकि एग्स को डजन के फॉर्म में, 12 एक्स के एक ग्रुप की फॉर्म में बाय किया जाता है। फूड तो पैकेट्स में रैप होती है, बुक्स लाजमी नहीं है पाइल में, आप एक इंडिविजुअल बुक भी तो बाय कर सकते हो, ठीक है। सो द राइट चॉइस हियर इज एग्स एंड डजन। तो क्वेश्चन नंबर 27, सोनेट पोइम। तो सोनेट एंड पोइम, तो पोइम के डिफरेंट जो है वो क्या है, टाइप्स हैं। उसमें से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोइम जो है वो सोनेट होती है। सो स्टैंजा, बैलेड, मर्डर, क्राइम, chapter, book, lie, falsehood. So there are different types of crime. So one specific type of a crime and a very heinous one is murdering somebody, ठीक है। दूसरा, पोइम की एक स्पेसिफिक टाइप सोनेट है, सिमिलरली क्राइम की एक स्पेसिफिक टाइप जो है वो मर्डर है। एक्सप्लोजन, डिस्ट्रक्शन, एन एक्सप्लोजन विल कॉज डिस्ट्रक्शन। सो कॉज और इफेक्ट की बात है। सो टॉक, एग्जैजरेशन, एंगेज, सक्सेस, फेलियर, गर्ल, विमेन, एंगेजमेंट, मैरिज। सो एंगेजमेंट, मैरिज इज द रिजल्ट। सो एक्सप्लोजन की वजह से डिस्ट्रक्शन कॉज होगी, एंगेजमेंट विल रिजल्ट इनटू मैरिज, राइट। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट चॉइस। सो पेन नेब, सो पेन का एक स्पेसिफिक पार्ट है नेब जिससे वो राइट डाउन करता है। बुक जो है वो नॉलेज, स्वेड, ब्लेड, स्वॉर्ड, सॉरी ब्लेड, रेडियो, ट्रांजिस्टर, रेडियो, ट्रांजिस्टर, नट एंड बोल्ट आ रहा है आपके पास। देखिए स्वॉर्ड आगे से, स्वॉर्ड के आगे ब्लेड होता है, वो उसका एरिया जो कि शार्प एजेस होते हैं उसके, विच आर यूज टू कट, और आप ये कह सकते हो कि किसी भी चीज को स्ट्रक करने के लिए यूज होता है। सो वो दैट पोर्शन इज नोन एज द ब्लेड ऑफ द स्वॉर्ड। सेम गोज कि जो पेन है उसका जो स्पेसिफिक पार्ट राइट डाउन करने के लिए यूज होता है वो नेब कहलाएगा, ठीक है। पीछे तो उसका टैंक भी होता है जहाँ पे उसकी इंक है, उसके अलावा डिफरेंट ग्रिप के लिए उसमें डिफरेंट पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। नेसेसिटी, इन्वेंशन, सो दे आर अगेन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ वन अनदर। सो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपको कोई चीज़ इन्वेंट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। क्यूरोसिटी, नॉलेज, नेशन, सिटीजन, प्राइज, कमोडिटी, लैंग्वेज, कन्वर्सेशन। सो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन,
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी होती है, प्राइस कमोडिटी की वजह नहीं बनती। सो ये एक दूसरे की वजह है, नेसेसिटी है, ज़रूरत है, तो आपको वो चीज़ इन्वेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी चीज़ की क्यूरियोसिटी है, आप किसी चीज़ का नॉलेज हासिल करोगे, राइट? तो क्यूरियोसिटी नॉलेज, सो दिस इज अ मोर बेटर चॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, सो दिस इज वाई, तो राइट चॉइस जो है वो आपके पास क्यूरियोसिटी नॉलेज होगा। वेट किलोग्राम, सो वेट इज, वैसे तो मैथ इज मेजर किया जाता है इन केजीज, ठीक है, वेट न्यूटन्स में होता है जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि चीज़ों को वे किया जाता है इन अ यूनिट नेम्ड एज किलोग्राम। सो वेट किलोग्राम, सेकंड्स, आवर्स, ऐसा नहीं है, क्वांटिटी नहीं है। देखिए वेट क्वांटिटी है, सेकंड क्वांटिटी नहीं है, ये भी यूनिट है ऑफ टाइम, आवर्स भी यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर, यस दिस लुक लाइक अ राइट चॉइस टू मी, बट ऑप्शन सी और डी को देख लेते हैं। बुशल, कॉर्न, माइल, लेंथ, नो। सो द बेस्ट वन इज डिस्टेंस किलोमीटर। वाई? डिस्टेंस आपके पास क्वांटिटी है, किलोमीटर उसका यूनिट है। सो यहाँ पे भी पहले क्वांटिटी मेंशन्ड है, फिर उसका यूनिट मेंशन्ड है। ऑल्दो ऑप्शन डी के अंदर माइल और लेंथ है, बट अगर पहले क्वांटिटी देखा जाता, लेंथ यहाँ पे होता और माइल यहाँ पे होता, फिर भी कोई क्लोज चॉइस बनती थी, क्योंकि माइल भी एक यूनिट है टू फाइंड आउट डिस्टेंस, राइट? सो लेंथ के बजाय आप डिस्टेंस उसको कह लो या लेंथ भी कह लो, तो ज़्यादा बेहतर चॉइस, द बेस्ट चॉइस अमंग द गिवन ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विच इज डिस्टेंस एंड किलोमीटर। सो इस तरह से भी समटाइम्स क्लोजर चॉइसेस होती हैं आपके पास। सो आपने एनोलॉजी को देखना होता है। एनोलॉजी बड़ी आपको ना, एक आप कह सकते हो कि मार्क्स गेटिंग एक आपका कंटेंट है अमंग द इंग्लिश सेक्शन। सो अगर आप इसको क्लियरली कर लेते हो तो आप इजीली इसमें मार्क्स जो है ना वो इजी मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो। तो अगर जहाँ पे भी क्लोज चॉइसेस हैं तो आपने थोड़ा सा इसको देखना होता है कि फिर इसमें से बेस्ट चॉइस कौन सी बन रही है। तो साई रिलीफ, राइट? सो वो जो कहते हैं ना कि वो गहरा सांस नहीं कोई भरता कोई तो उसको आप कहते हैं कि वो रिलीफ का साइन है, या आपको कोई सुकून मिलता है, ठंडी आ भरना, ठीक है। सो साई रिलीफ, सो दे आर कॉज एंड इफेक्ट अगेन। टीयर जॉय, सो खुशी से वैसे तो आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। केयरलेसनेस, एक्सीडेंट, केयरलेसनेस विल कॉज एक्सीडेंट बट फीलिंग नहीं है, एक्सीडेंट इज नॉट अ फीलिंग। सो रिलीफ इज अ फीलिंग, ठीक है, कि आपको एक बर्डन खत्म होता हुआ अपने पास नजर आ रहा है, यू आर हैविंग अ फीलिंग ऑफ रिलीफनेस। अगर आपको कोई दर्द था तो आप पेन से रिलीफ हो रहे हो। सो ट्रेम्बल, ट्रेम्बलिंग, फेयर, यस, तो आप ट्रेम्बल करते हो डर से, खौफ की वजह से कुछ लोग कांपना शुरू हो जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ट्रेम्बलिंग, फेयर, राइट? नेक्स्ट वन इज एक्टेसी, प्लेजर। सो एक्टेसी इज अ फीलिंग ऑफ, आप ये कह सकते हो कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ प्लेजर होती है या फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होती है। सो एक्टेसी, प्लेजर, दे आर again feelings, hatred, affection, joy, grief, rage, anger, mumble, speak. So rage, anger here is the right choice, क्योंकि गुस्सा की वजह से somebody will get furious, अगर उसको गुस्सा है तो वो furious हो जाएगा, angry हो जाएगा। ब्रांच, ट्री, अगेन अब ये पार्ट है, ट्री का एक स्पेसिफिक पार्ट उसकी ब्रांच है। सो वेव का एक पार्ट क्रस्ट है, यस, ये अभी तक चॉइस मुझे समझ आ रहा है। फिलामेंट का एक पार्ट होता है बल्ब। फिलामेंट क्या होता है? बल्ब के अंदर वो एक वायर होती है, ठीक है, जो कि जब उसमें से करंट जाता है और उसमें से थर्मियोनिक इमिशंस होती हैं और बल्ब जो है वो लाइट अप करता है चीज़ों को। कबर्ड क्लोथ्स, कबर्ड के अंदर क्लोथ्स को रखा जाता है। टैप से वाटर आपको मिलता है। सो ब्रांच, एक ट्री है, एक ट्री की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। सो वेव का इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ। सो वेव का एक हिस्सा ट्रफ कहलाता है नीचे वाला, और ऊपर वाला हिस्सा इसका क्रस्ट कहलाता है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। फ्रेंडली, इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब क्या होता है कि आप जो है ना किसी भी के साथ आपका ये कह सकते हो कि अनफ्रेंडली बिहेवियर आप कह लो, ज़्यादा इजी वर्डिंग में, कि अन जो है ना फ्रेंडली बिहेवियर है किसी का, या आपको बहुत वेलकमिंग बिहेवियर नहीं है, यस, सो नॉट सो वेलकमिंग बिहेवियर। तो फ्रेंडली, एनिमिकल, दे आर बोथ एंटोनिम्स ऑफ वन अनदर। तो दे आर बोथ एंटोनिम्स ऑफ वन अनदर, तो एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो लेथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, स्ट्रेन, रिफ्रेन, ये तो सेम है, सिमिलर है। सो कॉन्डिनेशन एंड अप्रूवल। सो कॉन्डिनेशन का मतलब होता है डिसअप्रूवल, किसी भी चीज़ को रद्द कर देना, मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूजल भी आप कह सकते हो, अनएक्सेप्टेंस की सिचुएशन है। अप्रूवल, उसको अप्रूव कर देना। सो कॉन्डिनेशन एंड अप्रूवल, सो ऑप्शन this one is the right answer here. Bismillah Rahman Rahim. So first part of our English section is
इंसर्शन ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट वर्ड आपने एंटर करना है, इंसर्ट करना है इन द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन चॉइसेस विच विल मेक दैट सेंटेंस करेक्ट. तो ऑलमोस्ट हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन होगा इसमें 5 to 6 एटलीस्ट क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू this type of questions. So question number 1 says, fate smiles dash those who untiringly grapple with stark realities of life. तो यूजुअली हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं एट कि फेट स्माइल्स एट दोज हु अनटायरिंगली ग्रैपल विद द स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ. यानी किस्मत उन लोगों पे हंसती है जो कि बगैर थके ग्रिप कर लेते हैं जो मुश्किलात हैं ज़िंदगी की, ठीक है, मुश्किल असलियतें हैं ज़िंदगी की उनको. तो यहाँ पे एट का वर्ड नहीं आएगा. तो यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, जो करेक्ट प्रपोजिशन सॉरी आएगा, दैट विल बी ऑन. ठीक है, क्योंकि ये किसी के फेट करेक्ट. स्माइल ऑन का मतलब क्या है? स्माइल ऑन ये जो है एक ईडियम है, ठीक है. पुराने वक्तों में एक एज एन ईडियम यूज होता था जिसको आप उर्दू में मुहावरा कहते हो. सो मुहावरे के तौर के ऊपर ये यूज होता था कि जिसमें फेट स्माइल ऑन दोज हु अनटायरिंगली ग्रैपल विद द स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ. सो एट नहीं आएगा. एट जो है वो किसी के ऊपर हंसा जाता है, राइट. ठीक है, कोई इफ somebody सी समवन इन अ सिचुएशन, तो वो उसकी सिचुएशन के ऊपर अगर हंसता है तो हम ये कहेंगे कि फेट ई स्माइलिंग एट. ठीक है, सो स्माइलिंग एट या स्माइल एट आप जब किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं वहां पे यूज होगा. तो ये स्माइल एट नहीं है, किसी का आप मजाक नहीं उड़ा रहे, किसी के ऊपर आप नहीं हंस रहे. मजाक उड़ाने से भी बल्कि बेहतर वर्ड होगा कि आप किसी के ऊपर नहीं हंस रहे. सो द करेक्ट preposition here will be on. So next one, the miser gazed dash at the pile of gold coins in front of him. So the miser gazed at dash at the gazed dash at the pile of gold coins in front of him. miser कहते हैं कंजूस को, ठीक है. एविडली होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा शौक से, किसी चीज को एविड यानी किसी चीज को पाने के शौक से आप किसी चीज को देख रहे हो. एडमायरिंगली होता है कि आप किसी चीज को उसकी तारीफ के तौर पे देख रहे हो, राइट. और थॉटफुली कि आप कुछ सोचते हुए कुछ देख रहे हो. अर्नेस्टली यानी आप अर्न करना चाहते हो, उसको हासिल करना चाहते हो. सो जो माइजर होते हैं, जो कंजूस लोग होते हैं, उनकी क्या ख्वाहिश होती है कि बस दे कुड गैदर अ लॉट ऑफ मनी सम वे और अनदर वे. सो माइजर गेज्ड एविडली एट द पाइल्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम विल बी द राइट आंसर. एडमायरिंगली तारीफ नहीं करता कंजूस आदमी, ये चाहता है कि किसी और के पास कोई भी अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसके पास आ जाए. तो द करेक्ट वर्ड यहाँ पे होता है एविडली, क्योंकि इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा ईगरली या एंथुजियाटिकली किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा चाहत होना या कोशिश होना. सो द माइजर गेज्ड एविडली एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम. सो दिस इज व्हाई द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए. कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग. Catching the earlier train will give us the chance, luck, पॉसिबिलिटी या ओकेजन. तो वो ये कह रहा है कि अगर हम जल्दी उस ट्रेन को जल्दी जाने वाली ट्रेन को पहले जाने वाली ट्रेन के ऊपर अगर हम सफ़र करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि हम शॉपिंग कर सकें. सो चांस के ऊपर है बात. सो कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द चांस टू डू सम शॉपिंग. आई सॉ अ डैश ऑफ कॉज इन द फील्ड. तो यहाँ पे कलेक्टिव जो नाउन है हमने वो इंसर्ट करना है. जो ग्रुप ऑफ कॉज होता है वो ग्रुप नहीं कहलाता बल्कि वो हर्ड कहलाता है. जो कैटल होते हैं, जितने भी जो कैटल होते हैं, ठीक है, जो कैटल होते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं उसको आप हर्ड कहते हो. सो आई सॉ अ हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड. स्वाम जो है वो बीज का होता है, शहद की मक्खियों का स्वाम होगा, स्वाम ऑफ बीज. फ्लॉग जो होता है वो शीप का होता है, रेवड़ जो जिसको आप कहते हैं. ठीक है, सो कैटल का जो रेवड़ होता है, कैटल का जो ग्रुप होता है, इट्स नोन एज herd. So I saw a herd of cows in the field. So this was very easy. The grapes are now dash to be enough to be picked. Are now ready enough to be picked. Are now mature enough to be picked. Are ripe enough to be picked. या are advanced enough to be picked. So जब फल जो होते हैं, कोई भी जो फ्रूट्स होते हैं, when they are in a condition कि आप उनको प्लग कर सकते हो and you can easily eat them, तो आप सिचुएशन को कहते हैं कि वो उर्दू में जैसे आप कहते हैं कि फल पक चुका है. सो राइप का वर्ड उसके लिए इंग्लिश में यूज होगा. सो द ग्रेप्स आर राइप इनफ टू बी पिक्ड. सो यहाँ पे राइप आएगा. सक्सेस इन क्वेश्चन नंबर 6, सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क अलोन. एट हार्ड वर्क अलोन, ओवर हार्ड वर्क अलोन, फॉर या ऑन हार्ड वर्क अलोन. सो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आपको बताया था कि किसी चीज के ऊपर अगर आप
हंस रहे हो या किसी चीज़ के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूजुअली ऐड का वर्ड यूज़ कर देते हैं, बल्कि वहाँ पे यहाँ पे जो है वो ऑन का वर्ड आएगा कि सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन ऑन हार्ड वर्क अलोन, सिर्फ अकेले है तो अलोन का वर्ड है तो ऑन आएगा, यानी इस एग्जामिनेशन में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो ओनली ऑन हार्ड वर्क, ठीक है, यू विल बी डिपेंडिंग ओनली अपॉन हार्ड वर्क, सो ऑन यहाँ पे आना चाहिए। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक डैश एंड माई सिस्टर टू द मार्केट, आई एंड माई सिस्टर टू द मार्केट, माइन एंड माई सिस्टर, मी एंड माई सिस्टर टू द मार्केट, सो दिस वॉज वेरी इजी। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक मी, यानी मुझे और मेरी बहन को मार्केट लेके साथ जाने का उन्होंने फैसला किया। So you smuggle, question number 8, you smuggle, if you smuggle goods in the country, into the country, they may be dashed by the customs authority. Possessed, possessed होता है किसी चीज को हासिल कर लेना। punished, punish का मतलब क्या है, किसी भी चीज को punish करना, सजा देना। so they may be confiscated by the customs authority, ठीक है, confiscate का मतलब होता है कि किसी चीज को आप उर्दू में कहते हैं कि उसको जब्त कर लेते हैं। so if you are smuggling some goods जिनके आपके पास कोई पेपर नहीं है, you don't have the permission to import that goods, so they'll be confiscated, ठीक है, they'll be taken by the custom authority, so confiscate जो है वो कर लिया जाता है, उस माल को जो है वो जब्त कर लिया जाता है, उसको कस्टम अथॉरिटी जो है दे कीप दोज थिंग्स विद देम, बाद में फिर वो उनको ऑक्शन कर देते हैं। मैन डज नॉट लिव बाय डैश अलोन, सो अगेन यहाँ पे ईडियम है, ठीक है, कि मैन डज नॉट, ये ईडियम है, और इस ईडियम में यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ब्रेड का वर्ड यहाँ पे यूज होता है कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, कि इंसान का गुजारा सिर्फ खुराक पे नहीं होता है, इसका मतलब ये बनता है ही नीड्स सोशल लाइफ, ही नीड्स फ्रेंड्स, ही नीड्स फैमिली, उसको एजुकेशन चाहिए। तो ये ईडियम जो है वो ये यूज होता है कि द फ्रेज, बल्कि आप इसको कह लो ईडियम के बजाय आप इसको फ्रेज कह लो कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, ठीक है। इसका ये बड़ा कॉमन एक्सप्रेशन है कि हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वी डोंट ओनली नीड, वी डोंट ओनली रिक्वायर मटेरियलिस्टिक थिंग, बल्कि उसके साथ साथ हमें सोशल लाइफ भी चाहिए, हमें फैमिली भी चाहिए, हमें मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। एक इंसान को की जो है ये सारी ज़रूरतें पूरी होंगी तो ही वो जिंदा रह सकता है। यस, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल दे हैव अ लॉट ऑफ मनी बट वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सो ये फ्रेज का मतलब ये बनता है कि अलोन विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू कैन नॉट सर्वाइव, you need a lot of other supporting elements in your life as well. Question number 10, Ahmed behaves strangely at times and therefore nobody gets dash to him. अहमद बिहेव स्ट्रेंजली एट टाइम, यानी अहमद कभी कभी बड़ा अजीब सा बिहेवियर दिखाता है, जिसकी वजह है कि नो बडी डैश टू हिम, अबाउट हिम, थ्रू टू हिम, अलोंग टू हिम, ठीक है, अप टू हिम, सो नो बडी गेट्स थ्रू टू हिम। थ्रू टू हिम का मतलब होता है कि यार किसी के साथ बहुत ज़्यादा आपकी कुर्बत हो गई है, आप उसके बहुत नियर एंड डेयर वंस के अंदर जो है वो इंक्लूडेड हो चुके हो। सो इफ यू गेट समवन थ्रू, इसका मतलब यह है कि भी आपको उसकी बात समझ आना शुरू हो गई है और उसको आपकी बात भी समझ आना शुरू हो गई है, आप उसकी बात को समझ रहे हैं और वो आपकी बात को समझ रहा है। सो नो बडी गेट्स थ्रू टू हिम, यानी किसी को उसकी समझ नहीं आती कि ठीक है वो क्या चाहता है, क्योंकि कभी कभी वो बड़ी अजीब सा बिहेवियर करता है। सो रिदा एंड रमशा आर ट्विन सिस्टर्स बट दे डू नॉट लुक यूनिक, डिफरेंट, लाइकली, अलाइक, यस अलाइक आएगा कि रिदा एंड रमशा आर ट्विन सिस्टर्स, दे आर ट्विन सिस्टर्स बट दे आर नॉट आइडेंटिकल ना, तो वो एक जैसे नहीं है, दे डोंट लुक अलाइक, राइट। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास एक बड़ा कॉमनली यूज फ्रेज है जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, टू एयर इज टू ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, तो यहाँ पे ह्यूमन का वर्ड आएगा, ठीक है, ये एक फ्रेज है जिसको यूज किया जाता है। सो विल बी जो राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पे वो ह्यूमन का आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंसान का काम है गलतियां करना, और ये डिवाइन क्वालिटी है कि उन गलतियों को माफ़ किया जाए। अल्लाह ताला भी जो है वो लोगों की क्या करते हैं, गॉड ऑलमाइटी, अल्लाह ऑलमाइटी, ही फॉरगिव्स अदर्स। सो टू एयर इज टू ह्यूमन, इंसान गलतियां करता है, एंड टू फॉरगिव इज टू डिवाइन, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डैश ऑर्डर, द रूलिंग पार्टी यानी जो पार्टी हुकूमत में है, जो हुकूमत कर रही है पार्टी, दे विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, on order, to order, into order, so the ruling party will have to put its own house in order होगा, कि यानी पहले उसको अपने जो पार्टी के अंदर जो उनके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको वेल ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अब, क्योंकि बिकॉज ऑफ नाउ दे आर रूलिंग द कंट्री,
तो देयर पार्टी शुड बी वेल मैनेज, इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। करप्ट लोगों को वो निकालेंगे तो ही उनका जो पॉपुलैरिटी है वो कायम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, डैश ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स इज अ जॉब फॉर एक्सपर्ट्स। रेजरेक्शन, रिट्रीवल, रेस्टोरेशन, रिजम्पशन। तो यहाँ पे रेस्टोरेशन आएगा, यानी ओल्ड पेंटिंग्स, पुरानी यानी कदीम किस्म की पेंटिंग्स की रिस्टोर किया जाता है उनको। ये ओनली एक्सपर्ट लोगों की जॉब है, जो कि उसके अंदर एक्सपर्ट हैं, जो उसके अंदर माहिर हैं। रेजरेक्शन का मतलब क्या होता है? रेजरेक्शन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ की ख़त्म हो जाती है टोटली और दोबारा नए सिरे से पैदा होती है या बनाई जाती है, इंसान भी जो है वो रेजरेक्ट होंगे। हमारा ये ईमान है कि इंशाल्लाह व्हेन वी विल डाई, तो उसके बाद जो है रेजरेक्शन होगी इंसानों की। रिट्रीवल क्या होता है कि किसी चीज़ को वापस हासिल कर रहे हैं। रिजम्पशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ पहले रुकी हुई थी, उनको आपने रिज्यूम कर दिया है। तो द राइट वर्ड हेयर विल बी रेस्टोरेशन। सो मैंने बाकी सब के भी मीनिंग एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाए। याद रखिएगा, वोकैबुलरी बिल्डअप होगी तो आप चीज़ों को कर सकोगे। पेपर में चीज़ें अनसीन आती हैं, राइट? सो ड्यूरिंग ईद फेस्टिवल द शॉप्स आर डैश ऑफ पीपल, बिजी, फुल, क्राउडेड या बबलिंग आएगा, ठीक है? सो ड्यूरिंग ईद फेस्टिवल द शॉप्स आर फुल ऑफ पीपल। क्राउडेड विद होता तो फिर पीपल आता, यहाँ पे विद होता, आर क्राउडेड विद, तो फिर यहाँ पे मैं क्राउडेड का वर्ड यूज करता, आर क्राउडेड विद पीपल, आर क्राउडेड, आर फुल ऑफ पीपल आएगा, राइट? ठीक है जी। So are full of people. So question number 16, the paths of glory lead dash to the grave. The paths of glory, ये भी एक फेमस कोटेशन है, ठीक है? बल्कि ये कोई पोइम थी, उसके अंदर ये यूज हुआ था। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ठीक है? इसका मतलब क्या बनता है कि मोरालिटी जो है वो अल्टीमेट है, इनएविटेबल है, बट क्या है कि समटाइम्स जब इंसान मोरालिटी के ऊपर या सच्चाई के ऊपर या ग्लोरी के पाथ के ऊपर चलता है तो उसको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि इट टेक्स हिम और हर टू द ग्रेव, राइट? द टेलीफोन डैश सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट। द टेलीफोन वाज रिंगिंग, हैज रंग, हैड रंग, वुड रंग। सो द टेलीफोन, मैं पहले का बता रहा हूँ ना कि वो पहले ही बहुत दफा बच चुका था इससे जब मैंने उसको आंसर किया। सो आई हैड अ लैंडलाइन एट माय ऑफिस, और वो कॉन्टिन्यूसली इट्स रिंगिंग अप, और फिर मैं आफ्टर 4-5 बेल्स मैं उसको अगर पिकअप करता हूँ तो मैं ये कहूँगा द टेलीफोन हैड रंग। ऑलरेडी वो हो चुका है ना एक काम। सो द टेलीफोन हैड रंग सेवरल टाइम्स बिफोर आई आंसर्ड इट, हैड रंग। क्वेश्चन नंबर 18, he passed the examination in the first class because he was hard working for it. He had worked hardly. He hardly worked for it. He had worked hard for it. He was working hard for it. He passed the examination in the first class because उसने एग्जाम को फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया, अच्छे मार्क्स से पास कर लिया, क्योंकि उसने पहले ही किया हुआ ना, हार्ड वर्क पहले से किया, तो ही हैड वर्कड हार्ड फॉर इट। सो क्वेश्चन 18 का राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। कायद आजम स्पेंट हिज लास्ट डेज डैश जियारत रेजिडेंसी, एट जियारत रेजिडेंसी, इन, ऑन, अक्रॉस। सो एट किसी भी जगह पे आपकी प्रेजेंस को बता रहा है, ठीक है? सो जब आप क्या करते हो कि स्पेसिफिक एड्रेस बताते हो, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन बताते हो, तो यहाँ पे आपके पास एट का वर्ड आएगा। सो कायद आजम स्पेंट हिज लास्ट डेज एट अ जियारत रेजिडेंसी। If negotiations are to prove fruitful, there must not only be sincerity on each side, but there must also be dash in the sincerity of the other side. Negotiations का मतलब क्या होता है कि जब आप अफहाम तफहीम की बात करें, निगोशिएट करें, चीज़ों को सेटल करने की जो है ना आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि अगर आप ये चाहते हो कि ये जो निगोशिएशंस हैं, ये जो बातचीत है, जो मामलात हैं, अगर इनका रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल हो, यानी एक अच्छे रिजल्ट की तरफ जाए, तो आपको सिर्फ सिंसेरिटी नहीं चाहिए, बट ऑल्सो बी फेथ इन द सिंसेरिटी ऑफ द अदर साइड। सो आपको उसकी नेक नियति भी चाहिए होती है। सो फेथ वुड बी द राइट वर्ड हेयर। बिलीफ नहीं आएगा, सब्सटेंस भी नहीं बनता, सर्टेनिटी भी नहीं होता, तो फेथ आएगा कि अगर नेक नियति है तो दे विल बी एबल टू, they will easily be able to solve up their issues. I hate sitting dash him as he always smell of garlic. राइट? सो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मुझे उसके साथ बैठना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो एक गार्लिक की तरह, उसकी उससे गार्लिक जैसी स्मेल जो है वो आती है। बिसाइड, सो किसी के साथ बैठने को आप बिसाइड का वर्ड क्या, बिसाइड्स आप यूज करोगे। आई हेट सिटिंग बिसाइड्स हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स
of garlic. Question number 22. Some regions of our country still remain dash to the average man: inaccessible, impossible, impermeable, penetratable. ठीक है, तो इनएक्सेसिबल का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पे आप जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते. इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल आपको पता कि जो काम हो ही ना सकता हो. इम्पर्मिएबल का मीनिंग ये होता है कि इम्पर्मिएबल का मीनिंग ये होगा कि आप परमिएबल का मतलब होता है कि आप किसी चीज में से गुजर सकते हो, पास ऑन हो सकते हो. एंड सेम गोज फॉर पेनिट्रेबल. सो यहाँ पे इनएक्सेसिबल आएगा. वो ये कह रहा है कि कुछ इलाके हमारे कंट्री के ऐसे हैं कि दे आर इनएक्सेसिबल फॉर द एवरेज मैन, जहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता है. सो इनएक्सेसिबल is the right option here. If it dash that Miral will not be selected for the post, it feels, it looks, it believes, it seems. So it seems that, ऐसा लग रहा है कि मिराल जो है वो इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं होगी. तो सीम्स ज़्यादा बेहतर है. बिलीव्स नहीं आ सकता, बिलीव्स यहाँ नहीं आ सकता. बिलीव तो जो आप किसी और के ऊपर करते हो, ठीक है. लग ऐसा रहा है, लुक लाइक है, प्रोबेबिलिटी है, चांस है. सो इट सीम्स, ठीक है, इज द बेस्ट चॉइस हेयर, क्योंकि इट फील्स लाइक, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहते हैं ना, या इट सीम्स लाइक. तो इट सीम्स दैट मिराल विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट. इट सीम्स, सीम्स का मतलब क्या है, मैंने बता दिया कि इट फील्स लाइक Miral will not, that Miral will not be selected for this post. Teachers are up dash some major problems these days. So question number 24 है, टीचर्स आर अप फॉर सम मेजर प्रॉब्लम्स होगा, इन टू सम मेजर अगेंस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना. टीचर्स आर अप अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप डील करना चाह रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को आप हैंडल करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं अप अगेंस्ट, राइट. So up against, the teachers are up against some major problems these days. Question number 25. I have not seen you dash a week. I have not seen you within a week, since a week, for a week, from a week. So यहाँ पे क्या होगा? I have not seen you for a week. So for होगा यहाँ पे. अगर मैं किसी को ये कहता हूँ कि I haven't seen you since 28 जनवरी 2025, लेट से, तो जब डेट आ जाएगी तो फिर वहां पे आप सिंस चूज करोगे, ठीक है. तो सिंस और फॉर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ आई से कि आई हैव बीन लिविंग दिस हाउस सिंस 2018, तो फिर सिंस आएगा. अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे लास्ट 6 ईयर्स से रह रहा हूँ, सो आई विल बी सेइंग दैट आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट 6 ईयर्स. सो फॉर और सिंस का डिफरेंस आपने देखना है. इस तरह की सिचुएशन जो है वो पेपर के अंदर हो सकती है जब भी आपने सेंटेंस को करेक्ट करना है. सो आई लिसन बट आई हैड नो आइडिया what he was dash about. Very easy, he was talking about. So मुझे नहीं पता, मैंने उसकी बात सुनी बट मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बात कर रहा है. सो किस चीज़ के बारे में बात जो है वो कर रहा है. होता है समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि यू आर नॉट एबल टू understand what the other person is talking about. Question number 27. The car in which the minister was traveling dash with an accident. Hit with an हिट तो जिस चीज़ के साथ वो हिट होगा, अगर उसके बारे में जिक्र हो रहा होता तो फिर मैं कहता कि फॉर एग्जांपल दैट कार वाज हिट विद एन अदर कार या विद अ ट्रक. सो ड्रोव, ड्रोव नहीं होता, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव. सो ड्रोव तो ड्राइविंग, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है. क्रैश्ड विद एन एक्सीडेंट, नहीं, ऐसा नहीं होगा. मेट विद एन एक्सीडेंट होगा. अगर ये होता ना, कार इन विच द मिनिस्टर वाज ट्रैवलिंग क्रैश्ड, तो फिर तो क्रैश के ऊपर बात खत्म थी. या क्रैश्ड इनटू अ ट्रक, तब भी हो सकता था. तो यहाँ पे उसको हादसा पेश आ गया, जैसे आप उर्दू में कहते हैं उसको हादसा पेश आ गया. वो कार जिसमें मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे थे, it met an accident, right? Question number 28. The non-cooperative attitude of the members can only dash the image of the society, right? Spoil का मतलब क्या होता है? खराब करना. improve का मतलब क्या होता है? बेहतर करना. degrade का मतलब होता है कोई चीज़ हायर लेवल पे थी, आप थोड़ा सा उसको लोअर लेवल पे ले गए. डिफेम का मतलब क्या होता है कि आप किसी को किसी की जो फेम है उसको कम करने की कोशिश करें, किसी चीज़ को की जो है ना, आप उर्दू में कह सकते हो कि उसको बेइज्जत करने की कोशिश करें, उसके के अगेंस्ट बातें करें. तो यहाँ पे क्या था, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स. वो कह रहे हैं कि नॉन कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे के साथ हेल्प आउट ना करना, कोऑपरेशन ना करना. सो द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली डैश द इमेज ऑफ द सोसाइटी, कैन स्पॉइल द, वो उसको बिगाड़ ही सकता है, वो उसको इम्प्रूव थोड़ी कर सकता है. तो डिग्रेड तो एक लेसर इंटेंसिटी में है. डिफेम तो किया जाता है किसी के खिलाफ जब आप बात करते हो, जब आपस में ही उनका सोसाइटी के मेंबर्स का आपस में ही कॉपरेशन नहीं है, तो इट विल स्पॉइल द सोसाइटी, सोसाइटी में इट विल क्रिएट इश्यूज.
सानिया इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर डैश, सानिया इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर डैश, तो आइडियलिस्टिक, जनरस, लेजी या ऑप्टिमिस्टिक। सो वो ये कह रहा है कि सानिया जो है वो इंटेलिजेंट है, बट ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने जो उसके साथ आप ये कहोगे कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है उसकी बात को, उसको आपने ऐड करना है, क्योंकि लेकिन इस तरह की वर्ड आपके पास, मतलब इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ रही है। सो सानिया इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर, आइडियलिस्टिक नहीं होगा, जनरस नहीं होगा, जनरस तो किसी काइंड को कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। आप अगर ऑप्टिमिस्टिक और इंटेलिजेंट, ये तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बट क्योंकि बर्ड का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, सो बट रादर, लेकिन वो लेजी है। सो सानिया इज क्वाइट इंटेलिजेंट बट रादर लेजी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या है कि लेजी है। तो यहाँ पे हमने उसके ऑपोजिट वर्ड इंटेलिजेंट को जो निगेट कर रहा है उसको ऐड करना था, क्योंकि बट रादर का वर्ड यूज हुआ था। इन अ लिटिल पब्लिसाइज्ड डील, पेप्सी कोला हैज डैश द एंटायर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इन अफगानिस्तान। ठीक है, इन अ लिटिल पब्लिसाइज्ड डील, ऑक्यूपाइड, कॉन्कर्ड, स्वेलोड, कैप्चर्ड। जब आप मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के ऊपर कब्जा कर लेना, यानी एक ही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल आउट हो रहा है। सो इन अ लिटिल पब्लिसाइज्ड डील, पेप्सी कोला हैज डैश द एंटायर सॉफ्ट ड्रिंक, हैज कैप्चर्ड द एंटायर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इन अफगानिस्तान। He dash in wearing the old-fashioned coat in spite of his wife's disapproval. He insist, persist, resist. So he persist का मतलब होता है कि आपको अगर आप और किसी चीज़ के बारे में मना भी किया जा रहा हो, आपको कोई ऑपोजिशन भी उसके बारे में जो है ना मिल रहा हो, बट स्टिल आप वही काम करना चाहते हैं, तो आप उसको कहते हैं प्रोजिस्ट या प्रोजिस्टेंस की सिचुएशन होती है। ही प्रोजिस्ट इन वेयरिंग, इसके बावजूद कि उसकी जो वाइफ है वो उसको ये ओल्ड फैशन कोट पहनने से मना करती हैं, डिसअप्रूव करती हैं कि तुम पे अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल ही कंटिन्यूज वेयरिंग इट। सो प्रोजिस्ट आएगा। इंसिस्ट का तो मतलब होता है कि किसी बात को करने का कहना, कि वो इंसिस्ट करना, कि द गेस्ट इंसिस्टेड, जब मैं अगर किसी के घर जाता हूँ तो वो अगर मुझे इंसिस्ट करते हैं कि स्टे फॉर द डिनर, तो वो इंसिस्टेंस की फॉर्म में आ जाएगा। तो प्रोजेस्ट क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को ऑपोजिशन फेस कर रहे हो बट स्टिल आप जो है ना वो चीज़ कंटिन्यू भी कर रहे हो, तो प्रोजेस्ट इन वेयरिंग, क्योंकि वो पहन रहा है ना, ठीक है, वो कंटिन्यू रख रहा है उस ओल्ड फैशन कोड को वेयर करना, इन स्पाइट ऑफ हिज वाइफ डिसअप्रूवल। शी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। शी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। शी पुट ऑन, शी पुट इन, पुट अक्रॉस और पुट अप। देखिए, पुट इन अपेयरेंस का मतलब ये क्या होता है कि किसी इवेंट में जाना, किसी गैदरिंग में जाना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए जाना। यानी फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू अटेंड अ पार्टी बट आई हैव टू टेक अ क्लास एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर इट, बट माई स्टूडेंट्स आर इंसिस्टिंग कि जी आपने आना ही आना है, तो मैं अगर वहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए चला जाऊँगा तो मैं उसके लिए कहूँगा पुट इन अ ब्रीफ अपेयरेंस। ठीक है, आप किसी को कहते हैं चलो यार आप थोड़ी देर के लिए आ जाइएगा लेकिन आइएगा ज़रूर, राइट। सो शी पुट इन अ ब्रीफ अपेयरेंस। सो पुट इन अ ब्रीफ अपेयरेंस का मतलब क्या है कि शॉर्ट पीरियड के लिए आना। सो ये जो फ्रेज है इसका मीनिंग ये बनता है कि किसी भी जगह को आप एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो क्या कर रहे हो, आप उसको विजिट कर रहे हो। तो शी पुट इन अ ब्रीफ अपेयरेंस, थोड़ी देर के लिए पार्टी में जो है वो उन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर की है। लाइफ इज टू डेथ एज प्लेयर इज टू। ठीक है, ये भी एक फ्रेज है। लाइफ इज टू डेथ, ऑपोजिट बताना है। लाइफ इज टू डेथ है, प्लेजर इज टू, प्लेजर का ऑपोजिट क्या होता है, पेन। सो दिस वाज इजी, सो प्लेजर इज टू पेन। Question 34. This partly explains how the Nawaz family has been able to dash its lavish lifestyle in recent times, despite the fact that all its assets have been dashed. So, this partly explains how the Nawaz family has been able to dash its lavish lifestyle in recent times, despite the fact that all its assets have been. तो हमने क्या बताना है कि पार्टली एक्सप्लेन, यानी ये एक हद तक एक्सप्लेन करता है, पार्टली यानी कुछ पार्ट ऑफ इट, सम पार्ट ऑफ इट, कि किस तरह से इस फैमिली ने लेविश लाइफस्टाइल यानी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल किया है, डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद कि उनके एसेट्स जो थे उनको क्या कर दिया गया था। ठीक है, उनको फ्रीज कर दिया गया था। सो दिस पार्टली एक्सप्लेन्स हाउ द नवाज फैमिली हैज बीन एबल टू कीप इट्स लेविश लाइफस्टाइल। एसेट्स हैव बीन रिमूव्ड, एसेट्स को रिमूव नहीं किया जाता, या तो उनको अटैच कर दिया जाता है या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, अटैच का मतलब ये होता है कि कोर्ट ने क्या किया कि उनको फ्रीज कर दिया है, किसी केस के साथ अटैच कर दिया। लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एसेट है, आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया। इफ आई हैड अ कार
ठीक है, एंड आई कैन क्विकली सेल आउट दैट कार। कुछ ऐसी कार है कि वो मार्केट की गाड़ी है, एकदम सेल आउट हो जाती है, तो वो लिक्विडेशन कितना जल्दी कर सकते, तो लिक्विडेटेड का मतलब है कि वो कैश में कन्वर्ट हो गया। तो कीप अप इट्स लेविश लाइफस्टाइल इन रिसेंट टाइम डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑल इट्स एसेट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कीप अप के उसके बावजूद कि उन्होंने कैसे अपने लेविश लाइफस्टाइल को बरकरार रखा है, ऑल्दो ऑल इट्स एसेट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 35 है, द मशीन इज डिफिकल्ट टू बिल्ड डैश इजी टू मेंटेन। द मशीन इज डिफिकल्ट टू बिल्ड बट द मशीन इज डिफिकल्ट टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। यस, यहाँ पे बट ही आएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है कि मशीन जो है वो बनाना तो मुश्किल है, बट इसकी जो मेंटेनेंस है इस मशीन की, दैट इज क्वाइट इजी। अच्छा जी, क्वेश्चन 36, इफ यू वर्क बियॉन्ड योर कैपेसिटी यू विल नेचुरली फील ड्राउजी, टायर्ड, कॉन्फिडेंट, गिडी। देखें, ड्राउजी का मीनिंग क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा कोई नींद आ रही होती है, ऐसी सिचुएशन में हो कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो उसको आप कहते हो ड्राउजी है। सो टायर्ड, तो जब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, अपनी कुव्वत से ज़्यादा काम करेंगे तो यू नेचुरली फील टायर्ड। सो टायर्ड इज द राइट ऑप्शन। कॉन्फिडेंट, जहरी बात है, ज़्यादा काम करेंगे तो कॉन्फिडेंट तो नहीं होंगे आप, तो आप थकन का ही शिकार होंगे। राइट जी। सो क्वेश्चन नंबर 37, इफ यू persist इन टेलिंग lies टू मी आई shall sue you dash slander। राइट, देखिए मैंने persist का मतलब अभी आपको ऑलरेडी बिफोर सम एमसीक्यूज मैंने इसको डिस्कस किया है कि ऑपोजिशन फेस करने के बावजूद आप किसी काम को कर रहे हो। ठीक है, सो इफ यू persist इन टेलिंग लाइज टू मी, अगर तुम लगा उसके बावजूद में से झूठ बोलोगे तो आई शैल सू यू टू स्लैंडर। ठीक है, सू का मतलब क्या होता है कि आप किसी को किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर दो, किसी के अगेंस्ट आप लॉ सूट फाइल कर दो। ठीक है, और स्लैंडर कहते हैं धोखे को। ठीक है, सो स्लैंडर कहते हैं धोखे को, आप कहते हैं वो डैमेजेस को आप कह सकते हो, यानी किसी ने किसी को इफेक्ट किया है, धोखा दिया है। सो आई शैल सू यू फॉर स्लैंडर। सो मैं तुम्हें स्लैंडर के लिए, धोखाधड़ी के लिए क्या करूंगा, मैं आपको सू कर दूंगा, आई टेक यू टू द कोर्ट। तो सू करने का मतलब क्या होता है, सू मीन्स टू फाइल अ केस और टू फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट समवन। तो किसी के खिलाफ केस कर देना। His father-in-law dashed him up in business. His father-in-law put him up in business, made him up in business, set him up in business, built. So set him up in business होगा कि उसके फादर इन लॉ ने, उसके ससुर ने उसको बिजनेस जो है वो सेटल करके दिया है, सेट करके दिया है। क्वेश्चन 39, डैश वर्क्स ऑफ रेफरेंस आर वैल्यूएबल एज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से गैदर की गई है। सो वैल्यूएबल रेफरेंस क्या होता है कि जब इंफॉर्मेशन किसी भी बुक के अंदर, किसी भी सोर्स के अंदर जो है वो बड़ी करेक्ट हो, बड़ी एक्यूरेट हो, बड़ी डिटेल्ड हो एंड रेफरेंसेस के साथ हो। सो डैश वर्क्स का रेफरेंस आर अवेलेबल एज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अ few words of reference, the fewer। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ few आएगा, few words of reference आर वैल्यूएबल एज encyclopedia पीडिया ब्रिटानिका, यानी बहुत ही कम सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऐसे हैं कि जो कि इतने वैल्यूएबल है जितना कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो वैल्यूएबल है। सो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, आई स्टिल रिमेंबर, यू टू हैव दिस विद मी। सो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है डिफरेंट, ऑलमोस्ट हर चीज़ों के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जब पहले तो ये हार्ड कॉपीज़ में होता था, अब तो ये अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, इसका सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे एंटर करें किसी भी टॉपिक को, सो यू गेट रेफरेंसेस फ्रॉम द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। वो टॉपिक जो है वो उसके अंदर से आप रीड आउट कर सकते हैं। Question number 40, this book is quite similar with the treasure island of that film we saw at school to the one I read last week, then a story told by our teacher। right, देखिए अब आप बुक की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रेजर आइलैंड भी एक बुक का नाम है, फिल्म के साथ आप उसको कंपेयर नहीं कर रहे। ठीक है, बुक को आप बुक के साथ ही करोगे। द बुक, दिस बुक इज क्वाइट सिमिलर टू द वन, सिमिलैरिटी सेम चीज़ों के बीच में होगी ना, टू द वन आई रेड लास्ट वीक। वो ये कह रहा है कि ये बुक सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर टू होता है हमेशा, तो इस वजह से भी यहाँ पे सिमिलर टू द वन आई रेड लास्ट वीक, ये जो बुक है जो सिमिलर है उस बुक के जिसको मैंने लास्ट वीक पढ़ा था। इफ आवर फ्रेंड्स आर नॉट एबल टू टेक अस इन देयर कार वी मस्ट मेक डैश अरेंजमेंट्स टू गो टू द एयरपोर्ट। कह रहा है कि अगर हमारे दोस्त हमें अपनी कार में नहीं लेके जा सकते तो वी मस्ट मेक अल्टरनेटिव, अनदर अल्टरनेट या पॉसिबल अरेंजमेंट। सो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट यानी इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट करना।
ठीक है, कि अगर हमारे दोस्त हमें नहीं लेके जाएंगे तो उसके अलावा हमें कोई और अरेंजमेंट करनी पड़ेगी एयरपोर्ट पे जाने की, तो अल्टरनेटिव आएगा। अल्टरनेटिव क्या होता है? किसी चीज़ का मुतबादिल, जिसको आप कहते हैं, राइट। So a crescendo of metallic thirds arose from the market where the ironsmiths were dashed the pieces of metal. Crescendo का मतलब क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज, मेटालिक थर्ड्स, यानी जब कोई मेटालिक हिटिंग होती है जो उससे साउंड क्रिएट होता है, तो क्रेसेंडो ऑफ मेटालिक थर्ड्स का मतलब यह मार्केट से आ रहे थे। यहाँ पे आयरन स्मिथ्स आर पीपल हु वर्क ऑन आयरन, राइट, ठीक है, जो लोहे पे काम करते हैं, लोहार कहते हैं जिसको आप उर्दू में, ठीक है। आयरन स्मिथ्स वर डैश द पीसेज ऑफ मेटल्स, फ्लैटनिंग द, स्ट्राइकिंग द, हैमरिंग या थ्रैशिंग आएगा, राइट। सो वहाँ पे डेफिनेटली वो उसको हिट कर रहे हैं हैमर के साथ, तभी साउंड आ रहा है। सो हैमरिंग द पीसेज ऑफ मेटल। I haven't eaten an apple dash a long while. So I haven't eaten an apple from a long while, no, since a long while, no, for a long while. So मैंने काफी अरसे से सेब नहीं खाया है। So for a long while आएगा। since और for का रेफरेंस मैंने बता दिया। from तो ताल्लुक जाहिर कर रहा होता है until, यानी तब तक, तब से या तब जो होता है, तो for a long while है, तो यहाँ पे for आएगा, until नहीं आएगा, until a long while नहीं आएगा, ठीक है। द पार्लियामेंट इन्वेस्टेड द न्यू ऑर्गेनाइजेशन डैश जुडिशल अथॉरिटी, बाय जुडिशल अथॉरिटी, पार्लियामेंट ने इन्वेस्ट किया न्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाय उसको अलाउइंग द, उसको अथॉरिटी दे दी उन्होंने, जुडिशल अथॉरिटी दे दी, यानी उसके पास कानूनी इख्तियारात जो है वो आपने उसको दे दिए हैं। सो विद जुडिशल अथॉरिटी, यानी किसी को कोई चीज़ आपने अलॉट की है, सो विद जुडिशल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 45, ओइंग टू द पावर कट इन द एरिया, बिजली जाने की वजह से हमारे एरिया में फैक्ट्रीज आर बीइंग फोर्स टू डैश मैन, थ्रो अवे, सेंड ऑफ, पुट ऑफ, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? कि जब आप अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको टेम्परेरीली या परमानेंटली अपने प्रोजेक्ट से रोक देते हैं, या आप उनको काम करने से, बुलाने से मना कर देते हैं कि अभी रिसेशन चल रही है, या अभी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, या अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो ले ऑफ करने का मतलब होता है कि टेम्परेरीली या परमानेंटली किसी को किसी जॉब से निकाल देना। सो ले ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आप अपने नंबर ऑफ पीपल वर्किंग को, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स को कम कर दो, ले ऑफ कर देना कहलाता है। सो थ्रो अवे तो फेंक देना, बाहर फेंक देना। सेंड ऑफ का मतलब होता है कहीं और जगह भेज देना। पुट ऑफ तो आप किसी लाइट को पुट ऑफ कर सकते हो, किसी और चीज़ को आप पुट ऑफ कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। सो ले ऑफ इज द वर्ड, इज द करेक्ट वर्ड हेयर। ये यूज होता है कि जब भी आप वर्कर्स को निकाल देते हैं या आप अपनी डाउन साइजिंग करते हैं। डाउन साइजिंग का मतलब क्या है? कि इफ आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई थिंक कि जी ये 100 एम्प्लॉयज हैं एंड दिस वर्क कैन बी इजिली मैनेज्ड बाय 60 वर्कर्स, से ये कंपनी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन रन हो सकती है। सो 40, आई हैव लेड ऑफ 40 पीपल। सो 40% ऑफ लोगों को मैंने ले ऑफ कर दिया, निकाल लिया, ताकि मैं सस्टेन कर सकूं ऑर्गेनाइजेशन को। सो ले ऑफ जॉब से निकाल देने के मीनिंग में यूज होता है। मैन मस्ट डैश टू स्टॉप पोल्यूशन, बहुत ईजी है, एक्ट टू स्टॉप पोल्यूशन, तो यहाँ पे एक्ट आ जाएगा। सो इंसान को पोल्यूशन रोकने के लिए एक्ट करना चाहिए। ही वॉज सेंट टू द प्रिजन फॉर हिज सिन, वाइस, क्राइम या गिल्ट। देखिए, प्रिजन जो है वो किसी को क्राइम के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। तो जो जुर्म करता है, तो क्राइम की वजह से भेजा जाता है, गिल्ट की वजह से नहीं भेजा जाता कि बाद में उसको गिल्टी फील हो रहा है। वाइसेस, यस, बुराइयों को कहते हैं, जो माशरे के अंदर बुराइयां हो रही होती हैं उनको आप कहते हैं, ठीक है। जो बुराइयां जो माशरे के अंदर, उनको वाइसेस कहते हैं। सिन आप गुनाहों को कहते हैं। सो गुनाहों की सजा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं, या सम टाइम्स लाइफ के अंदर खुद ही इंसान को उसकी हरकतों की सजा मिल जाती है। बट क्राइम के लिए किसी को पनिश किया जाता है तो जेल भेजा जाता है थ्रू अ जुडिशल प्रोसेस, तो वो क्राइम वहाँ पे करेक्ट वर्ड बनता है। द आंसर वॉज रिटन डैश ब्लू इंक, विद ब्लू इंक, बाय ब्लू इंक, इन ब्लू इंक, ऑन ब्लू इंक। सो द आंसर वॉज रिटन इन ब्लू इंक, तो जवाब जो है वो ब्लू इंक में लिखा हुआ है। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि जी ऑन दिस बुक यू कैन सी दैट द क्वेश्चंस आर रिटन इन ब्लैक, वेयर एज द आंसर्स आर रिटन इन ब्लू इंक, राइट। सो इन ब्लू इंक, जिनको ब्लू कलर की इंक के अंदर जो है वो मेंशन किया गया, दोज आर आंसर्स। मैनी डैड डिसीजन आर टेकन एट द मीनिंग, हेक्टिक, हिस्टोरिक, हिस्टोरिकल, हिस्टोनिक। सो हेक्टिक होगा, हिस्टोरिक होगा। हेक्टिक होता है कि जब आपके लिए बहुत ज़्यादा थक जाते हैं किसी चीज़ के बारे में। हिस्टोरिक क्या होगा? कि हिस्टोरिक का मतलब ये है कि आप जो है हिस्टोरिक डिसीजन, बड़े तारीखी डिसीजन जो है ना आप लेते हैं, और वो तारीखी डिसीजन जो है वो इस मीटिंग के अंदर लिए गए, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए आगे जाके इम्पोर्टेंस रखेंगे, राइट। दोज हु प्रोजेस्ट इन द एंडेवर एट लॉन्ग लास्ट ट्रम्प डैश द ऑड्स ऑफ लाइफ। प्रोजेस्ट का मतलब क्या, मैंने बताया ना कि मुखालफत के बावजूद आप किसी चीज़ को कर रहे हो। ट्रम्प कहते हैं विक्ट्री को, यानी कामयाबी को, जीत को, ठीक है। तो वो लोग जो प्रोजेस्टेंस से काम करते हैं इन द एंडेवर, ठीक है, अपने टास्क में। एंडेवर क्या होते हैं? जो फ्यूचर आपके प्लान्स होते हैं,
तो मुखालफत के बावजूद जो अपने प्लान्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इन द लॉन्ग एट लॉन्ग लास्ट विक्ट्री डैश द ऑड्स ऑफ लाइफ ओवर ऑन, तो यस ओवर द ऑड्स ऑफ लाइफ, सो वो ज़िंदगी के जो ऑड्स हैं उनको ओवरकम कर लेते हैं और विक्ट्री जो है या कामयाबी जो है वो उनका मुकद्दर जो है वो बन जाती है. सो दीज वर ऑल फ्रॉम द correct form of verbs. So in the next lecture, we'll be solving synonyms, antonyms, analogies and other those things जो कि हमारे पेपर के अंदर जो हैं वो included हैं. Like, comment, and subscribe.